हाँ जी, हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है आप लोगों के, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, सबकी पढ़ाई बहुत शानदार चल रही होगी। एक बार फिर से मैं आप सब लोगों का वेलकम करता हूं अर्जुना जेई 2027 बैच में। हम लोग एक बहुत शानदार और एक बहुत ही ईजी सा चैप्टर पढ़ रहे हैं। नाम है उसका स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटॉमिक स्ट्रक्चर, और आज इसका लेक्चर नंबर 4 करने वाले हैं। कैसे हैं सब लोग। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार आप सब लोगों को। अगर मेरी आवाज आप लोगों तक सही पहुंच रही है, मेरी शक्ल आपको सही से दिखाई दे रही है, तो आप मुझे थम्स अप करके बता सकते हैं कि सर ठीक है, एकदम बढ़िया, सब ठीक है सर। गुड इवनिंग, नमस्कार आप सब लोगों को। नमस्कार नमस्कार। कैसे हो भाई लोग, कैसे हो कैसे हो। हाँ, रिफंड करवाते हैं, इनिशिएट करवाते हैं तुम्हारा रिफंड। अभी करवाते हैं। मैं मैसेज डाल दूंगा अभी थोड़ी देर में कि भाई ये जिन जिन बच्चों ने रिफंड बोला है, एक बार फटाफट से इनको निपटाओ, घर भेजो इनको। नहीं, हाँ, बढ़िया हो सब लोग, सब ठीक हो। हाँ जी, लास्ट क्लास में जो भी पढ़ा रिवाइज किया आप लोगों ने। लास्ट क्लास में वैसे कुछ बहुत ज्यादा हम लोगों ने पढ़ा नहीं था, बहुत आसान चीजें थी। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल भी हम लोग लास्ट क्लास में नहीं खत्म कर पाए थे, है ना। बहुत शर्म की बात है हमारे लिए ये वैसे, कि एक सेशन के अंदर हम लोग रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल नहीं खत्म कर पाए। अब लेकिन ठीक है, चलो अब जो भी है आज खत्म कर देंगे, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ जी, यस, हाँ हाँ हाँ, करें, स्टार्ट कर दें हम लोग सेशन, है ना। आज हम लोग रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल तो खत्म कर ही रहे हैं, है ना। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल खत्म करने के बाद आज हम लोग एक बहुत जबरदस्त चीज पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, है ना। ड्यूअल नेचर के बारे में बात करेंगे। दोगला, ड्यूअल का मतलब दोगला, है ना, जैसे तुम लोग हो, है ना, वैसे उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, हाँ, ज्यादा सच्चाई नहीं बोल दी क्या मैंने, है। आओ सर, ये चीज मैं हमेशा बताता रहता हूं आप लोगों को। यस, वॉइस को क्या हो गया भाई मेरी। हाँ, वॉइस को मतलब क्या हो गया मेरी वॉइस। मेरी वॉइस तो वैसी है जैसी कल थी, आज भी वैसी है। लाइट नहीं है सर, कोई बात नहीं बेटा, एड्रेस भेजो आप मुझे, लाइट भिजवा देते हैं आपके घर पे, है ना। अच्छे से पूरा एड्रेस भेजना अपना, है ना, घर का पता एकदम बढ़िया से, है ना तो वो करवा देंगे, ठीक है। ठीक है साहब, ठीक है। और क्लास शुरू करनी चाहिए हमें शायद। यस, क्लास शुरू करनी चाहिए, बोलिए। अब तो 2 कौड़ी पे तो हो गई थी ना यार, कल बात हो गई थी। हाँ, अब रोज रोज थोड़ी ना बात करेंगे, हैं। वो अबे वो लोग इतने इंपॉर्टेंट थोड़ी, साला हम लोग रोज उन पे टाइम दें। इतने वो लोग इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, इतने पढ़े लिखे थोड़े हैं वो लोग। हाँ, यस, करें, सेशन स्टार्ट किया जाए। सारे लोग फटाफट फटाफट एक बार के लिए थम्स अप की सर, कर दो माहौल, माहौल बनाओ सर, करो स्टार्ट सेशन को। यस, फटाफट फटाफट से, है ना। जितने भी लोग ये वाला सेशन देख रहे हैं, मैं सब लोगों से ये चाहूंगा कि आप सब एक बहुत शांत एकांत वातावरण में बैठे, जहां आप लोग कंसंट्रेट कर पाए, कॉपी पेन आपके पास हो। कोशिश करो कि टेबल और कुर्सी लेके बैठो, नहीं भी हो पा रहा फिर भी बैठने वाली मुद्रा में बैठो। सोने वाली, आधा सोना आधा लेटा आधा बैठा, ऐसे किसी भी गलत मुद्रा में आप लोग बैठने की कोशिश ना करें, है ना। वहां ना आप लोग कंसंट्रेट कर पाओगे और ना कमर दर्द और हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है उसका। यस, बहुत बढ़िया सर। हाँ जी, चले जनाब। तो हम लोग लास्ट क्लास में कुछ पढ़ रहे थे, है ना। लास्ट क्लास में हम लोग एटॉमिक मॉडल्स के बारे में पढ़ रहे थे, और एटॉमिक मॉडल में हम लोगों ने थॉमसन एटॉमिक मॉडल तो लास्ट क्लास उससे पहले ही कर लिया था। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल भी लगभग आज वाली क्लास में हम लोग खत्म कर ही लेंगे। यस, मुझे पता है कि लास्ट क्लास में मैंने एक अच्छा क्वेश्चन, आईआईटी जेई एडवांस का एक पुराना क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क के लिए दिया था। मुझे पता है कि उस क्वेश्चन को मुझे डिस्कस करना है, लेकिन वो क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को टॉपिक पढ़ाना चाहता हूं, क्योंकि अभी अभी आपका खून गर्म है ना। अभी तुम्हें लग रहा होगा कि पढ़ डालो सब कुछ, जैसे ही माहौल ठंडा होने लगेगा तब मैं वो वाला क्वेश्चन तुम्हारे मुंह पे फेंकूंगा, है ना। तो तब तक के लिए हम लोग रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में लास्ट क्लास में जो जो चीजें हम लोग पढ़ रहे थे, है ना, ये वाला क्वेश्चन था वो वाला, है ना, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर में। तो लास्ट क्लास में हम लोग जो चीज पढ़ रहे थे, वो एक बार के लिए मैं फटाफट से आप लोगों को बता देता हूं, और कनेक्शन मैं बनाने की कोशिश करता हूं लास्ट क्लास वाला और इस वाली क्लास में।
ठीक है, डन है ना। एक बार के लिए हम लोग कनेक्शन बनाते हैं। क्या था लास्ट क्लास में मैंने आपसे कहा था कि लेट से ये आपका न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि रदरफोर्ड ने बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ पे घूमता है ना। और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस, वो आर थी। ये जो इलेक्ट्रॉन है सर, वो वी स्पीड से आर ऑर्बिट के रेडियस में एम मास का है, वो घूम रहा है। यस, अगर ये जो एटम है, इस एटम का अगर एटॉमिक नंबर Z है, तो मैंने आप लोगों को बताया था यस कि इसका इस न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज होएगा वो कितना होगा, प्लस Z इंटू ई। Z एटॉमिक नंबर होने का मतलब सर इसके पास Z प्रोटॉन्स हैं, और एक प्रोटॉन का चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है, तो Z प्रोटॉन का चार्ज Z इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होएगा। सर न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, दोनों के बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, और वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसका फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा था KQ1Q2 अपॉन R स्क्वायर। याद है आप लोगों को? अब क्योंकि ये जो अट्रैक्शन है वो अंदर की तरफ लग रहा है, तो इस अंदर की तरफ लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बैलेंस करने के लिए बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है, और ये जो बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता था उसका फॉर्मूला होता था mv² अपॉन R। जितने भी मेरे भाई बहन जिनको ये फॉर्मूला पता है पहले से, बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों को नहीं पता, आप लोग फिजिक्स में एक टॉपिक पढ़ोगे रोटेशनल मोशन, है ना, बहुत अच्छा टॉपिक होएगा, और उस समय आपको मजा आएगा, उस समय आपको पता लगेगा कि फिजिक्स क्या है ना। तो अभी जो तुम एकदम मीठा मीठा हलवा खा रहे हो ना, जैसे ही रोटेशन आएगा चक्कर आएंगे, घूमोगे, कभी स्ट्रिंग में बैठ के घूमोगे, है ना, कभी तुम्हें किसी पे बिठा दिया जाएगा, कभी किसी पे, है ना, तो वहां पर तुम्हें मजा आएगा बहुत। यस, वहां पर पढ़ोगे ये वाला फॉर्मूला कि बाहर की तरफ लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है उसका फॉर्मूला mv² अपॉन R होता है। मैंने कहा अगर ये इलेक्ट्रॉन लगातार दिन रात इस पाथ पे घूमे जा रहा है, इसका मतलब ये है कि अंदर की तरफ लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बाहर की तरफ लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर है। अब क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला K Q1 मतलब फर्स्ट चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, Q2 न्यूक्लियस का चार्ज, डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला इज इक्वल टू mv² अपॉन R था। ये रिलेशन हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ठीक है, तो यहां से जो R है उसको R से हमने कैंसिल आउट कर दिया था, तो हमारे पास फॉर्मूला बना था mv² इज इक्वल टू KZE² अपॉन R। मैंने कहा यार मेरा मन कर रहा है दोनों साइड हाफ से मल्टीप्लाई करने का, है ना। दोनों साइड आप लोगों ने हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, ये लीजिए सर, जैसे आपने हाफ से मल्टीप्लाई किया इधर हाफ mv² बन गया, एंड दिस हाफ mv² इज कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ KZE² अपॉन R होता है। यहां तक मैं आप लोगों को लास्ट क्लास में पढ़ा चुका था, मेरे हिसाब से यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। ठीक है दादा, यस पढ़ा था ना, पक्का। अब सर काइनेटिक एनर्जी का तो फॉर्मूला हमारे पास आ गया, है ना। हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² भी पढ़ी है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ चार्जेस हाफ KZ² अपॉन R भी होता है। ये वाला फॉर्मूला भी आपको याद रखना है ना। याद ना भी रहे तो आप लोग इस फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हो कभी भी, है ना। बहुत फास्ट डेरिवेशन हो जाएगा इसका, कोई दिक्कत नहीं है। अब काइनेटिक एनर्जी अगर आपको पता लगी तो कुछ बच्चे मेरे से ये भी पूछेंगे कि सर पोटेंशियल एनर्जी का भी फॉर्मूला बता दो फिर, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मैं आप लोगों की नजरों के सामने लिखना चाहता हूं, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये भी मुझे जरूरत पड़ेगी। सर पहले तो आप एक बात बताओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, सर सबसे पहले तो एक बात बताओ, आप फिजिक्स पढ़ा रहे हो कि केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो? मैंने कहा बेटा मैं पढ़ा तो फिजिक्स ही रहा हूं, क्या करूं मैं, ये सारी चीजें हैं, ये है फिजिक्स का सिलेबस, लेकिन पढ़ाना हमें केमिस्ट्री में पढ़ रहा है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। यस, एक चार्ज है Q1, ठीक है दादा, और एक और चार्ज है Q2। ये दो चार्ज एक दूसरे से R डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो इन दोनों के बीच लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला होता था KQ1Q2 अपॉन R स्क्वायर, है ना। ये तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था ना, है ना। यस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसका फॉर्मूला हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ये फॉर्मूला होता था सर KQ1Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला था। लेकिन सर यहां पर जो फॉर्मूला होएगा, हाँ mgh फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, यस mgh आप लोगों ने पढ़ा है, लेकिन mgh यहां पर काम नहीं करेगा। mgh m मास का पार्टिकल h हाइट तक आपने उठाया पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन यहां पर ऐसी चीज नहीं है। यहां पर जो हमारे लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला काम करेगा, मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, आपको जानकर बहुत खुशी होगी, है ना, पता नहीं कितनी होगी खुशी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी दादा इसका फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू KQ1Q2 अपॉन R। ये वाला फॉर्मूला है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है। ये फॉर्मूला है जो आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब मुझे नहीं पता कि ये चीज आप लोग फिजिक्स में कहां पढ़ोगे, कब डिराइव करोगे, है ना, वो मुझे नहीं पता। मेरा जन्मदिन नहीं है भाई, हाँ माफ कर दो मुझे, मेरा कोई बर्थडे नहीं है आज, हाँ पढ़ाई कर लो कुछ भी है,
ये कौन फैला रहा है अफवाह, बताओ? गलत बात है बेटा। हाँ, जिस दिन हो मेरा, जिस दिन मैं आया हूं इस धरती पे, उस डेट को है ना, वो दिन नहीं, वो डेट है ना, उस दिन आप मुझे जरूर अपनी शुभकामनाएं भेज सकते हैं, लेकिन आज वो दिन नहीं है। यस, तो स्पैम करने कोई फायदा नहीं है। यस, हाँ, तो आएगा आगे, और जब आएगा तो मेरे हिसाब से पता लग ही जाएगा। हालांकि मैं मतलब ऐसा बर्थडे और एनिवर्सरी और वो वाला मतलब वो बंदा नहीं हूं, मुझे लगता है वो ग्रैंड सेलिब्रेशन और मुझे इतना पसंद नहीं है, लेकिन ठीक है, अब जैसी दुनिया चल रही है, शुभकामनाएं लेने में कोई हर्ज नहीं है ना, और देने में भी कोई हर्ज नहीं है, मैं भी सबको। लेकिन ठीक है सर, ये इससे ये पढ़ो ना यार, कहां साला बर्थडे का टॉपिक कहां से आ गया बताओ? ये इतना अच्छा खासा हम लोग पढ़ रहे थे, माहौल बनना स्टार्ट होता, इतने बर्थडे आ गया, बताओ? ये देखो, यही तो बात होती है, डिस्ट्रैक्शंस। बहुत गलत बात। आओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला Q1 Q2 अपॉन R है। ये अपनी कॉपी में लिख के मुझे डन लिख के बताओ, क्योंकि जो मैं अगला टॉपिक तुम्हें पढ़ाने वाला हूं, प्योर फिजिक्स, और सब कुछ फिजिक्स में पढ़ोगे। ये टॉपिक ही फिजिक्स का है, लेकिन अब बहुत लिखा है साला, कुछ बुक्स में लिख देते हैं केमिस्ट्री के अंदर, और कुछ मास्टर पढ़ा भी देते हैं। तो मैं भी पढ़ा रहा हूं, पढ़ाया जा रहा हूं, लेकिन मेरा मानना है ये यहां नहीं होना चाहिए। यस, डन लिखिए, दादा डन लिख के बताइए। और आप मेरी बात को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, है ना। नेक्स्ट जो टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूं उसका नाम है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, है ना। जो मैं नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं दादा, उसका क्या नाम है? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्या है सर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच? समझिएगा मेरी बात को। जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल हम लोग पढ़ रहे थे ना, है ना, वहीं से रिलेट करेंगे इस चीज को, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को वहीं से रिलेट करेंगे। ये आपका न्यूक्लियस है और ये आपका एटम है ना, और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके चारों तरफ घूम रहा है। इसका जो एटॉमिक नंबर है वो हमने Z लिखा है। यस, हमने एटॉमिक नंबर इसका Z लिखा है। इसका मतलब इसका जो न्यूक्लियस है दादा, इस न्यूक्लियस के ऊपर कितना चार्ज है? Z इंटू ई चार्ज है पॉजिटिव के अंदर। ठीक है, ऑल राइट सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर आपका एक अल्फा पार्टिकल है, यहां पर है अल्फा पार्टिकल, ये रहा आपका अल्फा पार्टिकल। दिस इज पॉइंट नंबर ए, है ना। मैं इस पॉइंट को क्या नाम दे रहा हूं? ए पॉइंट नाम दे रहा हूं। और यहां से मैं एक अल्फा पार्टिकल को इसकी तरफ फेंक रहा हूं। मैं अल्फा पार्टिकल को v वेलोसिटी से, है ना, अल्फा पार्टिकल को v वेलोसिटी से उधर फेंक रहा हूं। ठीक है, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि और एक चीज समझो, ये जो न्यूक्लियस है, इससे ये जो अल्फा पार्टिकल है, ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है। ए जो है ना, वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है। जब बहुत ज्यादा डिस्टेंस की बात आती है तो हम लोग कितना मान लेते हैं? इनफाइनाइट मान लेते हैं। यस, हम लोग कितना मान लेते हैं? इनफाइनाइट मान लेते हैं। तो मुझे एक बात बताइए, अगर मैं पॉइंट ए की बात करूं, मुझे जल्दी से बताना आप सब लोग, अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस है किस किस के बीच? इस न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल के बीच, तो एट पॉइंट ए क्या आप मुझे ये जो अल्फा पार्टिकल है इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी बता सकते हो कितनी होगी? यस, पोटेंशियल एनर्जी, इस अल्फा पार्टिकल के मास को हम m लिख देते हैं, है ना, m अल्फा लिख रहा हूं मैं। यस, हां, इसको मैं m अल्फा लिख रहा हूं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अगर डिस्टेंस को मैं r लिख दूं, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि Q1 Q2 अपॉन R होता है सर पोटेंशियल एनर्जी। दस Q1 इज चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, दिस Q2 इज चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, और अगर इन दोनों के बीच इनफाइनाइट डिस्टेंस है तो क्या इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी होएगा वो कितनी होगी? क्या जीरो होगी? क्या आप सब लोग मानते हो? हाँ सर, बिल्कुल जीरो होगी। इनफाइनाइट हो गया मतलब जीरो है। और एक बात बताइए, यहां पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? इस काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी यहां? सर अगर m मास का पार्टिकल है, v वेलोसिटी से आपने यहां फेंका है, तो पॉइंट ए के ऊपर जो काइनेटिक एनर्जी है सर वो कितनी होगी? वो होगी हाफ ऑफ m अल्फा v स्क्वायर। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? बहुत आसान चीज है। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट ए है, इसके ऊपर जो टोटल एनर्जी है, यस, टोटल एनर्जी जो है सर वो किसके बराबर होती है? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, यही हम लोग बात करते हैं। तो ये जो वैल्यू आएगी सर वो कितनी आएगी? हाफ m अल्फा v स्क्वायर। यस, पॉइंट ए के ऊपर जो टोटल एनर्जी है वो हाफ m अल्फा v स्क्वायर। मेरे हिसाब से इस चीज में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सारे बच्चे इस चीज से इत्तेफाक रखते हैं। यस, बहुत बढ़िया। अब जैसे ही ये अल्फा पार्टिकल, इस अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कैसा है? पॉजिटिव चार्ज है। ये अल्फा पार्टिकल जैसे जैसे इस न्यूक्लियस के नजदीक आता जाएगा, मुझे एक बात बताइए, इस अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा?
अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ेगी या फिर वेलोसिटी कम होगी? बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज है, प्योर फिजिक्स है, मैं आपको बोल रहा हूं। मुझे जल्दी से बताइए, जब ये अल्फा पार्टिकल इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ आएगा तो इस अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? कोई मुझे बता सकता है? यस, कोई कोई मुझे बता सकता है? अरे आर अगर इनफाइनाइट हो गया है ना, आर अगर इनफाइनाइट हो गया, यहां पर जो आर है उसको इनफाइनाइट लिख रहे हैं हम लोग, तो ये जीरो हो जाएगा ना यार। कोई कह रहा है जीरो कैसे हुआ? हाँ, क्या स्पीड कम होएगी? क्या क्या आप सब लोग मानते हो? हाँ सर, स्पीड कम होएगी। कैसे? इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं सर। और अगर रिपल्शन बढ़ेगा तो जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल इसके नजदीक आता जाएगा वो रिपल्शन और ज्यादा बढ़ता जाएगा, और रिपल्शन अगर बढ़ेगा तो सर उसकी जो वेलोसिटी है, उसकी जो स्पीड है, धीरे धीरे कम होती जाएगी। अरे मैं सही बोल रहा हूं क्या दादा? यस, कॉमन सेंस की बात है सर। अगर यहीं पर नेगेटिव चार्ज होता तो अल्फा पार्टिकल के पैरों में घुंघरू बन जाते और वो इतना भागता, जैसे नजदीक आता और स्पीड से भागता। लेकिन यहां पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन होगा। धीरे 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 ये अल्फा पार्टिकल जैसे जैसे इस न्यूक्लियस के नजदीक आता जा रहा है, धीरे 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 इसकी जो वेलोसिटी है वो कम होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है। यहां पर आके मर गया बेचारा अल्फा पार्टिकल। इस अल्फा पार्टिकल और इस न्यूक्लियस के बीच इतना रिपल्शन हो चुका है कि ये वाला जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज बी, इस पॉइंट के ऊपर आके इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी होगी? जीरो होगी सर। मतलब यहीं तक पहुंच पाएगा वो। ये जो अल्फा पार्टिकल है सिर्फ और सिर्फ यहीं तक पहुंच पाएगा, इससे ज्यादा नजदीक और नहीं पहुंच सकता। मैंने कहा बात तो सही है। तो अब इस अल्फा पार्टिकल और इस न्यूक्लियस के बीच की ये जो डिस्टेंस है, ये जो मिनिमम डिस्टेंस है, ये जो मिनिमम डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। आर नोट से मैं लिख रहा हूं इसको। दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्या क्या आप इस बात को समझे? व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच? मैं क्या कहना चाह रहा हूं? यस, हाँ जी, क्या समझ में आई मेरी बात? व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच? क्लोजेस्ट कितना नजदीक, अप्रोच मतलब पास पहुंचना। अल्फा पार्टिकल कितना नजदीक पहुंच सकता है? मिनिमम डिस्टेंस यही वाली होगी सर, इससे नजदीक नहीं पहुंच सकता सर वो, है ना, क्योंकि यहां पर आके अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हो चुकी है। तो मुझे एक बात बताइए, ये पॉइंट बी है ना, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं एट पॉइंट बी, मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं एट पॉइंट बी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो मेरे हिसाब से एक अनपढ़ आदमी भी बता सकता है कि सर अगर वेलोसिटी जीरो है, इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है वो जीरो हो जाएगी सर। और मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि बताइए पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? सर बहुत सिंपल चीज है। पोटेंशियल एनर्जी जो है, अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा के Q1 Q2 अपॉन R, तो के Q1 किसका चार्ज? सर Q1 इज अल्फा पार्टिकल का चार्ज, तो उसको मैं ऐसे लिख देता हूं Q अल्फा, है ना, अल्फा पार्टिकल के चार्ज को Q अल्फा लिख देता हूं। Q2 किसका चार्ज? सर ये न्यूक्लियस का चार्ज कितना है? Z इंटू ई डिवाइडेड बाय आर नॉट। डिस्टेंस कितना है इन दोनों के बीच? डिस्टेंस इज आर नॉट। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो क्या दादा? बोलना पड़ेगा। इसका मतलब ये हो गया, पॉइंट बी के ऊपर जो टोटल एनर्जी है उसका फॉर्मूला हो जाएगा के Q अल्फा जेड ई अपॉन आर नॉट। जल्दी से बताओ, क्या यहां तक कहानी क्लियर है? यस, क्या यहां तक कहानी क्लियर है? हाँ जी, बोलना पड़ेगा। क्या यहां तक कहानी ठीक है ना? चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल को मैंने Q अल्फा लिख दिया है। तो वापस अभी तक क्या हुआ है, वापस समझ लो, है ना, वापस समझ लो क्या हुआ है। ये आपके पास न्यूक्लियस था, चार्ज है इसके ऊपर Z इंटू ई, एटॉमिक नंबर इसका Z है। यहां पर एक अल्फा पार्टिकल है, ये अल्फा पार्टिकल इस न्यूक्लियस से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, और अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है इसका मतलब ये जो पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। आपने इस अल्फा पार्टिकल को v वेलोसिटी से फेंका है, तो पॉइंट ए के ऊपर इसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा कितना होगा? हाफ mv²। यस, जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल इस न्यूक्लियस के नजदीक आता जाएगा वैसे वैसे इसकी जो स्पीड है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पे चार्ज पॉजिटिव, न्यूक्लियर पे पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, और रिपल्शन से उसकी स्पीड धीरे 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 कम होती जाएगी। एक दिन ऐसा आएगा जब रिपल्शन इतना बढ़ गया कि अब अल्फा पार्टिकल उसके नजदीक जाने से मना कर देगा, बोलेगा बस हमारी सीमा यहीं तक है, मतलब हमारी बॉर्डर यहीं तक है ना। तो सर यहां पर आके अल्फा पार्टिकल रुक गया बेचारा। जैसे अल्फा पार्टिकल रुका, यहां वेलोसिटी जीरो होगी। जब अल्फा पार्टिकल रुका तो इस पॉइंट से इस न्यूक्लियस के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड एज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, जिसको मैं आर नॉट से दिखा रहा हूं। यस, तो इस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी जीरो, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। इस वाले पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला के Q1 Q2 अपॉन R है, ये हमने लिख दिया। अब मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, क्या यहां तक ठीक है? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? और अगर बढ़ सकता हूं तो डन लिखिए, फिर आगे चलते हैं।
यस यस यस, अगर लिख सकता हूं तो डन लिखिए, फिर मैं आगे ले चलता हूं आप लोगों को। फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ। यस, डन है पक्का। अब मुझे एक बात और बताओ दादा, मुझे एक बात और बताओ, क्या आप लोगों ने ऐसा पढ़ा है कि एनर्जी कंजर्व रहती है? यस, क्या आपने ऐसा पढ़ा है? एनर्जी कंजर्वेशन जैसी कोई चीज होती है ना? जितनी टोटल एनर्जी इस अल्फा पार्टिकल की यहां है, उतनी ही टोटल एनर्जी अल्फा पार्टिकल की यहां होगी। यस, ये मतलब हमने ऐसा पढ़ा है कि एनर्जी कंजर्व रहती है, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। यस, तो सर मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी। क्या मैं ऐसे लिख दूं तो किसी के पेट में दर्द है? यस दादा बोलो तो सही। नहीं होना नहीं चाहिए पेट में दर्द, क्या दिक्कत है सर? सर पॉइंट ए के ऊपर टोटल एनर्जी कितनी है? हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम अल्फा वी स्क्वायर। और सर पॉइंट बी के ऊपर टोटल एनर्जी कितनी है? के क्यू अल्फा जेड ई अपॉन आर नोट। यस, के क्यू अल्फा जेड इंटू ई डिवाइडेड बाय आर नोट। और यहां से अगर मैं आर नोट की वैल्यू निकाल लूं, वो क्या बन जाएगा? आर नोट का फॉर्मूला हो गया सर के क्यू अल्फा जेड ई डिवाइडेड बाय हाफ ऑफ एम अल्फा वी स्क्वायर। यस, क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं? सर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है के क्यू अल्फा जेड ई डिवाइडेड बाय हाफ एम वी स्क्वायर। क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी होगी किसकी? अल्फा पार्टिकल की। ये आर नोट का आप एक फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। दिस इज आर नोट, जो कि आपसे क्वेश्चन में जनरली पूछा जाता है, जो कि आपसे जनरली क्वेश्चन में पूछा जाता है। कोई दिक्कत है इसमें? बहुत सिंपल चीज है सर, इसमें क्या दिक्कत होगी? यस, मेरे हिसाब से ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के अंदर जो जो चीजें हैं वो आप लोगों को पता है। व्हाट इज के का वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹। लास्ट क्लास में भी मैंने डिस्कस किया था, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम की पावर -2। मुझे एक बात बताइए, क्यू अल्फा कितना होता है सर? क्यू अल्फा होता है +2 इंटू ई। यस, इसका चार्ज होता है सर 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बार बार मुझे बताने की जरूरत नहीं है, कम से कम मैं 10 बार इस चीज को रिपीट कर चुका हूं। यहां पर मास ऑफ अल्फा भी आया, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल वो कितना होएगा सर? मास ऑफ अल्फा पार्टिकल होएगा 4u। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 4 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 केजी। हुक्म। हाँ हाँ, डन है, डन। बात करके करेंगे, ठीक है ठीक है, डन डन। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अरे अरे वो सर आ गए थे एक, हाँ वो थोड़ी बात होने लग गई सर से, तो कुछ इंपॉर्टेंट था, है ना? हाँ, तो ये हमने लिख दिया सर एम अल्फा। और वी जो है सर, वी मेरे हिसाब से आप सब लोग जानते हो, वी इज दी वेलोसिटी। यस, वेलोसिटी। और वेलोसिटी जो है वो मीटर पर सेकंड होती है, मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, है ना? अलग से यूनिट जो है उसका बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतने समझदार तुम लोग बन चुके हो। अब समझो, ये जो फॉर्मूला लिखा है तुम लोगों ने, ये वाला फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को मैं ऐसे लिख दूं क्या? मान लो ये जो फॉर्मूला लिखा है उसको मैं ऐसे लिख दूं क्या? आर नॉट इज इक्वल टू, है ना, आर नॉट इज इक्वल टू 2k क्यू अल्फा जेड ई अपॉन एम वी स्क्वायर। ऐसे लिख दूं तो किसी को दिक्कत थोड़ी ना यार, एम वी स्क्वायर, है ना? कोई दिक्कत नहीं है, लिखा जा सकता है
है ना, बिल्कुल लिखा जा सकता है सर, कोई परेशानी नहीं है ना। तो सर अब देखो इस फॉर्मूले के अंदर अगर मैं अगर इसकी जगह अल्फा पार्टिकल का जो Q है उसकी जगह 2e लिख दूं, अगर मैं 2e लिख दूं, 2e और ये है z इंटू ई डिवाइडेड बाय एम अल्फा वी स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा सर? ये फॉर्मूला, ये मैं बस मेन फॉर्मूला यही है हमारा, यस मेन फॉर्मूला यही है हमारा। हम इसके डिफरेंट फॉर्म्स बना रहे हैं ना, हम इसके डिफरेंट फॉर्म्स बना रहे हैं। मर्जी है तुम्हारी, बनाना चाहो तो बना लो, नहीं बनाना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो सिर्फ फॉर्म बना रहा हूं। आर नॉट इज इक्वल टू फॉर्मूला बन जाएगा सर 4 2 इंटू 2 4 के जेड ई स्क्वायर अपॉन एम अल्फा वी स्क्वायर, है ना। ये इसकी एक अदर फॉर्म भी बन सकती है। कई बार क्या करता है वो आपसे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का एक्सप्रेशन पूछ सकता है ना, वो आपसे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का एक्सप्रेशन पूछ सकता है, ठीक है। तो वो एक्सप्रेशन जो है वो मैंने डिफरेंट एक्सप्रेशन आपके सामने बना दिया, यस वो डिफरेंट एक्सप्रेशन मैंने आपके सामने बना दिया। अच्छा यहां पर भी ये वाला जो फॉर्मूला है, यस ये वाला जो फॉर्मूला है, सोचो इस वाले फॉर्मूले में अगर मैं इसकी जगह इस क्यू अल्फा की जगह 2e लिख दूं तो ये क्या बन जाएगा 2k z e स्क्वायर अपॉन काइनेटिक एनर्जी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे 2k z e स्क्वायर अपॉन काइनेटिक एनर्जी। सर ये भी इसकी एक फॉर्म बन सकती है, यस इसकी ये भी एक फॉर्म बन सकती है। मुझे बताइए क्या मैं सही कह रहा हूं? ठीक है क्या? मैं डन लिख के आप लोगों से कंफर्मेशन चाहता हूं, है ना, डन लिखवा के मैं आप लोगों से कंफर्मेशन चाहता हूं। बताइए जल्दी से बताइए बेटा। यार देखो मैं आपको बताऊं, जेड ई क्या है बेटा? जेड फॉर जेब्रा होता है और ई फॉर एलिफेंट होता है। जेब्रा एंड एलिफेंट जेड इंटू ई, यही है। अब यहां साला रामायण खत्म हो गई है ना। ये इतना सब कुछ करवा के कहानी खत्म करी है मैंने, और कह रहा है वो सीता कौन है साहब, ये राम कहां है, कौन है ये हनुमान जी नाम सुने सुने लग रहे, मजा नहीं आ रहा। अबे ये सब कुछ, इतना सब कुछ ये जेड इंटू ई लास्ट क्लास में बताया। भाई सो रहा है क्या भाई? थप्पड़ मार ले खुद को एक, है ना, जोर से, नींद से बाहर आ। मूर्ख आदमी, बताओ इतना सब कुछ करवा दिया, 4 बार ये चीज रिपीट कर दी। ये भूसा तो नहीं भर रखा है यहाँ कुछ अलग से? बताओ। अरे इस चीज को उठा के यहां लिख दिया, इस चीज को उठा के एज इट इज यहां तक हमें समझ में आ रखा है। अब यहां तक समझ में आ रखा है तो यही तो चीज यहां लिखी है। इसको तोड़ मरोड़ के इसको 2 को उल्टा ऊपर भेज दिया, लो ये 2 नीचे था, 2 ऊपर पहुंच गया। जो क्यू अल्फा है उसकी जगह 2 इंटू ई लिख दिया, तो ये फॉर्मूला बन गया। क्या आदमी हो भाई तुम लोग, हैं? बताओ। फिर तुम कहते हो मास्टर अच्छी बातें नहीं करता क्लास में, हैं, हमारे डाउट नहीं लेता। अरे ये डाउट भाई, ऐसे डाउट के लिए मुर्गा बना देना चाहिए, मैं बता रहा हूं। हाँ देख रहे हो तुम लोग? हाँ सर ये फॉर्मूला बिल्कुल ठीक है, समझ में आ चुका है सर। अब क्या इस पे कितना बवाल करोगे भाई, क्या पढ़ाओगे इतना इसमें, है ना। अब तुम्हें टाइम बर्बाद करना है, तुम्हारी मर्जी है। साला यहां क्लास का टाइम वैसे ही 15 मिनट कम कर दिया, पहले 1 घंटे 45 मिनट की होती थी, 1 घंटे 30 मिनट की क्लास कर दी, और ऊपर से तुम अगर और क्लास में टाइम खराब करोगे तो तुम्हारा नुकसान है उसमें, नहीं क्या? मेरा नुकसान नहीं है, मैं बता रहा हूं, कोई नुकसान नहीं है। मेरा सिलेबस 5 दिन लेट होएगा, 5 दिन मैं लेट करूंगा, 5 दिन ओम सर लेट करेंगे, 5 क्लास पंकज सर लेट करेंगे, 15 क्लास सर, 1 महीना हमारा सिलेबस चला जाएगा लेट। अरे तो तुम ही तो कर रहे हो, हम क्या करें? हम तो पूरा ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं। वो सिलेबस तुम खत्म कर रहे हो ना यार, लेट कर रहे हो ना यार, हमारी उसमें गलती नहीं है, ठीक है। आप समझो इस बात को, ठीक है सर। ये आर नोट जो है सर 4k z स्क्वायर अपॉन एम वी स्क्वायर, यही फॉर्मूला मैं वापस लिख देता हूं, सुनो। ये अभी आपने लिखा 4k z e स्क्वायर, वही फॉर्मूला उठा के लिखा है मेरे भाई, हाँ वही फॉर्मूला उठा के लिखा एज इट इज, यही फॉर्मूले को यहां लिख दिया है एज इट इज, यहां लिखा है, वापस सुन ले। एक बात बताओ, मेरा मन कर रहा है ना, मेरा मन कर रहा है ऐसे, बोले सर ठीक है मन कर रहा है आपका, तो कभी कभी मन की बात सुन लेनी चाहिए। क्या मन कर रहा है सर बताओ, है ना, परेशान क्यों हो रहे हो? मैंने कहा यार मेरा मन कर रहा है इसको ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई करने का। कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर भी m नीचे भी m, इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैं ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। सर ठीक है सर, कर दो सर आप, एकदम कोई दिक्कत नहीं है सर, हम आपके साथ हैं। तो ये बन गया सर 4m z e स्क्वायर डिवाइडेड बाय, सर देखो m इंटू m मिलके m स्क्वायर हो गया, और ये v स्क्वायर, तो मैं इसको एम वी स्क्वायर लिख दूं तो किसी के पेट में दर्द है? बोल नहीं सर कोई दर्द नहीं है, आपने बिल्कुल सही लिखा है। तो अगर ऐसा लिख दिया तो भाई साहब m इंटू वी क्या होता है? अरे सर m इंटू वी होता है मोमेंटम, p इज इक्वल टू m इंटू वी। हाँ
यस सर, मोमेंटम को मैं पी से दिखा रहा हूं बेटा, पी फॉर पिकॉक नहीं है। हाँ, लीनियर मोमेंटम पी इज इक्वल टू एम इंटू वी। मैं आपके सामने इस फॉर्मूले की एक और डिफरेंट फॉर्म लिखना चाहता हूं, 4mkze² डिवाइडेड बाय p²। अब भाई जिससे हजम हो पाए ये चीज वो हजम कर लियो, जिससे ना हो पाए उल्टी मार दियो, बस कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये भी लिख सकता हूं जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच होती है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p²। मैं ये भी चीज लिख सकता हूं। लो जी साहब, डन, ये नोट कर लो, हो जाए तो डन लिखना और फिर हम लोग आगे चल पड़ेंगे। हाँ, ऐसे किया मुझे क्या करना था, देखो जो भी चीज की जाती है ना वो इसलिए की जाती है ताकि कुछ नए उस तक पहुंचा जा सके, नए डेरिवेशन पे, नए फॉर्मूले पे पहुंचा जा सके। और मैं ईमानदारी से बताऊं ना तो ये सब कुछ करवाना मेरी जिम्मेदारी नहीं है ना, लेकिन मैं करवा रहा हूं तो थोड़ा सा तुम एहसान फरामोश मत बनो। यस, हाँ एहसान मानोगे, ठीक है सर, थोड़ी बहुत फिजिक्स पे पढ़ा दिया आप लोगों ने। सर जो मास से मल्टीप्लाई करा है वो अल्फा पार्टिकल का मास, हाँ मतलब अल्फा पार्टिकल की मास ही है ना, क्यों, तभी तो m इंटू वी बनेगा। यस, ये अल्फा पार्टिकल का मास ही है, ठीक है, ठीक है सर। दो कौड़ी के डाउट, हाँ सही कह रहा है बच्चा अंश। सर डिस्टेंस ऑफ क्लोजनेस रिपीट कर दीजिए। क्या है बे शिवम तिवारी, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट नहीं है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है। बेटा तू गलत डायरेक्शन में चला गया, तेरा दिमाग गलत डायरेक्शन में जा रहा है। हाँ आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, मैं बता रहा हूं तुम्हें। हाँ ठीक है, क्लोज कर, क्लोजनेस, हाँ आ गया हो। सर m से मल्टीप्लाई करने का एक्चुअल रीजन, बेटा अगर मैं m से मल्टीप्लाई, सोचो मैं अगर ये फॉर्मूला डायरेक्ट लिख देता ना, अगर मैं ये फॉर्मूला डायरेक्ट लिख देता तो बवाल मच जाता अभी चैट में, है ना। तो ये फॉर्मूले पे पहुंचने के लिए मैंने m से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ठीक है सर। यहां a से b पे जाने से वेलोसिटी कम क्यों हुई? बेटा वेलोसिटी इसलिए कम हुई क्योंकि अल्फा पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज। जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, दोनों के बीच रिपल्शन बढ़ रहा है, और रिपल्शन की वजह से स्पीड जो है धीरे धीरे कम होती जाएगी, है ना, रिपल्शन की वजह से स्पीड कम होगी, ठीक है। उदय ठाकुर कह रहा है सर मुझे सर नहीं आया समझ में कुछ भी आज। कोई बात नहीं, मैं आपको नहीं समझा पाया हूं बेटा, उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूं, माफी मांगता हूं। और मैं क्या कहूं, अब नहीं समझा पाया तो मैं बिल्कुल एकदम शर्मसार हो गया हूं ऐसे मानो, है ना। और अब मैं क्या कर सकता हूं, मैंने पूरी एफर्ट की है समझाने की, मेरे एफर्ट में कोई कमी नहीं, मुझे ऐसा लगता है ना। सर 4K कैसे आ गया? 4K, अरे बेटा आजकल 4K क्या 5K का जमाना है भाई, 9K तक दुनिया पहुंच गई और तुम 4K पे अटके हुए हो, है कह रहा 4K कैसे आया? अरे बेटा जी यार तुम मेरे सामने क्यों नहीं हो अभी? हाँ तुम मेरे सामने क्यों नहीं हो? ये देख बेटा 2 और 2 मल्टीप्लाई होके 4 आ जाता है, 4kze²। यस, बहुत बढ़िया सर। सर इसमें m से ऊपर नीचे क्यों मल्टीप्लाई किया मैं समझा चुका हूं, m/m क्यों किया, r नोट ही क्यों मान रहे हो, r नोट का क्या मतलब होता है एक्चुअली में, कोई मतलब नहीं है। आमा कोई आमना मतलब पता नहीं क्या नाम है, जो भी है मतलब कुछ भी नाम लिख दो, आपकी मर्जी है। आप x मानना चाहते हो, y मानना चाहते हो, z मानना चाहते हो, ABC जो लिखना चाहते हो लिख दो। मैंने r नोट लिख दिया भाई, इसमें भी बवाल है क्या? कुछ भी लिख दो, तुम्हें क्या दिक्कत है ना। वो तो एक सिर्फ समझाने का तरीका है। ZE में E का क्या मतलब है बेटा, E फॉर हाथी, एलिफेंट। E का मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है भाई। 4kz² को आपने mv² कैसे कर दिया खुशी वर्मा, यही तो बात है। हाँ यही तो है, ये जो हाफ mv² था ना, सुनो इस 2 को ऊपर भेज दिया, अरे अच्छा 2 ऊपर चला गया, ये रहा 2, अच्छा सर। और जो Q अल्फा होता है ना, देखो Q अल्फा +2e होता है, तो Q अल्फा की जगह 2e लिख दिया, और मैडम 2 और 2 मिलके 4 हो गया। वाह सर आप भगवान है, सर भगवान है आप, सर आप हमारे भगवान है। क्या पढ़ा दिया आपने सर, क्या गजब पढ़ा दिया है सर। मेन फॉर्मूले को इतने अलग अलग डिराइव क्यों करना? अरे कोई जरूरी नहीं है, मेरी गलती हो गई भाई, नहीं जरूरी है। आप सिर्फ ये वाला ध्यान रख लो, ये वाला ध्यान रख लो, भले ही मत करो अलग अलग डिराइव, ठीक है ना। गलती कर दी मैंने। कई बार क्या होता है बेटा, अलग अलग 4 ऑप्शन दे देता है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का एक्सप्रेशन क्या होएगा, है ना। 4 ऑप्शन उसने दे दिए, तो ऑप्शन क्या बता इस तरीके की फॉर्म में हो, इसलिए मैंने आपको अलग अलग करवाया, ठीक है। चलो सर बहुत बढ़िया, अब इतने ही डाउट ले पाऊंगा भाई मैं आप लोगों के, जितने हो गए बहुत अच्छी बात है। यस
इस पे क्वेश्चन किस तरह का आ सकता है, मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख देता हूं। देखिए ये वाला क्वेश्चन है, जैसे देखो दादा ये वाला क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन है, या फिर जैसे अगला क्वेश्चन जैसे ये वाला है, ये भी आप लोग देख सकते हो, है ना। कोई भी क्वेश्चन देख लो भले, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक क्वेश्चन हमें करना है, हम एक बार के लिए देख लेते हैं, ठीक है दादा। हाँ ये वाला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि अल्फा पार्टिकल है ना। अच्छा इसमें एक चीज और देखो दादा, इसमें एक चीज और देखो आप लोग, इसमें एक चीज और देखो। मान लो कभी आपसे एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बना दे, है ना, कोई एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बना दे कि आपने अल्फा पार्टिकल को नहीं फेंका, आपने प्रोटॉन को फेंका है। मान ले एक बार के लिए ऐसा कोई क्वेश्चन बना दिया कि अल्फा पार्टिकल को ना फेंके, वो कह रहा प्रोटॉन को फेंकूंगा, या फिर कोई भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को फेंकूंगा। कोई दिक्कत नहीं है सर, अगर प्रोटॉन को फेंके तो यहां पर क्यू जो है किसका लिख देना है, प्रोटॉन का, और यहां पर एम किसका लिख देना है, प्रोटॉन का। दोनों चीज मैं आपको पढ़ा चुका हूं, प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है और प्रोटॉन का मास कितना होता है। अगर प्रोटॉन को फेंके तो यहां पर मास और चार्ज प्रोटॉन का लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं है सर इसमें, है ना। और अगर कुछ और चीज पूछनी चाहे, किसी भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को फेंके तब भी उसका चार्ज और उसका मास आप लोग यहां पर लिख सकते हो, कोई परेशानी नहीं है ना, लिख सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, तो ये जो क्वेश्चन था ना, इसकी मैं आपसे बात कर रहा था। हाँ इसकी मैं आपसे बात कर रहा था कि एक अल्फा पार्टिकल है जिसका काइनेटिक एनर्जी 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यस, काइनेटिक एनर्जी क्वेश्चन में दे रखी है 10 मेगा। मेगा का मतलब कितना होता है, मेगा नहीं है बेटा, मेगा, 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 है ना। मेगा का मतलब होता है सर 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। ठीक है, तो सर ये 6 और 1 मिलकर 10⁷ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और क्वेश्चन में बोला गया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतने जूल के बराबर है, इसको जूल में कन्वर्ट कर दिया। दिस इज माय काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, यस दिस इज माय काइनेटिक एनर्जी। अब क्वेश्चन ये कहता है इस प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स गोल्ड न्यूक्लियस, और गोल्ड का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना दे रखा है, 79 दे रखा है, और हमसे पूछा गया है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कितनी होगी। यस, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कितनी होगी। तो सर अभी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला लिखा था, आर नॉट इज इक्वल टू, देखिए इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी दे रखी है डायरेक्ट, मैं ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूं 2kZe² अपॉन काइनेटिक एनर्जी। यस फटाफट बताओ, लिख सकते हो ना ऐसा, तो आर नॉट इज इक्वल टू 2kZe² अपॉन काइनेटिक एनर्जी। यस, तो सर ये कितना हो जाएगा, 2 कितना है, 2 तो 2 है, k का वैल्यू हमें पता है 9 इंटू 10⁹ z कितना दे रखा है 79, e कितना होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁹ उसकी पावर 2 डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी। सर काइनेटिक एनर्जी आपके सामने ये लिखी हुई है ना, कितनी है सर, काइनेटिक एनर्जी है 10⁷ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ लो सर। और ये जो आर नोट आएगी किस में आएगी, मीटर में आएगी, क्योंकि सब कुछ आपने ऐसा यूनिट में लिखा है, और बहुत ही आसान सी कैलकुलेशन है, नहीं बहुत ही आसान कैलकुलेशन है सर, बहुत ही सिंपल है ना। हाँ क्यों मजाक कर रहे हो सर, हैं क्यों मजे ले रहे हो। देखो 9 दूनी 18 हो गया, 18 को 79 से मल्टीप्लाई करना है और उसको डिवाइड कर देना है 1.6 से, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब यहां पर एक चीज और देखिए, यहां पर है 1.6 इंटू 10⁻⁹ और इसका स्क्वायर है तो ये उड़ जाएगा, एक स्क्वायर उड़ गया। तो सर ऊपर भी नीचे 1.6 हटा दो, इसका मतलब ये है ये तो उड़ चुका है, यस ये तो ऊपर उड़ गया, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं। तो ऊपर लेकिन सर अभी भी 1.6 बचा रहेगा, ठीक है सर, इंटू 10⁻⁻ कितनी आएगी सुनना, देखो सर 10⁻⁻⁹ यहां है, 10⁻⁹ यहां है, तो -19 -9 ये 10⁻⁻10 बचेगा, और सर 10⁻7 ऊपर जाएगा तो -10 और -7 मिलके 10⁻17 हो जाएगा, इतना मीटर हो जाएगा सर। बस ये थोड़ी सी कैलकुलेशन है जो आप लोगों को देखनी है ना। मैं फटाफट से कैलकुलेटर देख लेता हूं, है ना, कैलकुलेटर में देख लेता हूं। सर ये हो जाएगा 18 को मल्टीप्लाई करना है मुझे 79 से और 1.6 से मल्टीप्लाई करना है ना, ये वैल्यू हो जाएगी सर 2275.2 इंटू 10⁻⁻17 मीटर, ये सर इतना आ रहा है। यस ये वाली वैल्यू इतनी आ रही है सर। क्या मैंने सही किया, क्या कुछ गलत हो गया, क्या कुछ गलत हो गया, क्या गलत हुआ बेटा, क्या गलत हुआ है एक बार बताइएगा, क्या गलती हुई है। एक बार देख लो, हाँ हाँ
नहीं, तुम देख लो एक बार क्या क्या गलत हुआ है, तुम चेक कर लो। हम्म। हाँ। अरे सही है भाई, बेटा जी सही है एकदम, चिंता मत करो, है ना। हाँ ये सही है, गलत कुछ भी नहीं हुआ, चिंता मत करो, घर जाके कैलकुलेट करोगे ना यही मिलेगा। देखो 9 दूनी 18, ये रहा 18, 79 ये रहा, ये जो पूरी वैल्यू है ये एक इसका स्क्वायर उड़ गया तो ऊपर क्या बचा 1.6, ये रहा 1.6, नीचे नीचे तो कुछ भी नहीं बचा सर, 10⁻7 ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻2 और 10⁻−19, तो ये 10⁻17 है सर, क्या दिक्कत है। हाँ अरे सर सही है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आगे बढ़ सकता हूं शायद। सही है यार, कैसी बात कर रहे हो बताओ, हाँ कैसे गलत हो गया है कुछ भी। आओ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की नजरों के सामने ये रहा और इस क्वेश्चन का मैं आपको पोल दे दूंगा। यस हाँ, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना लिख सकते हो ना, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लो इसको, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये ऐसे हो जाएगा कि 2.2752 इंटू 10⁻, देखो डेसिमल को 3 प्लेस इधर खिसका है, 10⁻14 हो जाएगा। ये लो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, साइंटिफिक नोटेशन में भी आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो ना, वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा क्या करना। हाँ ये वाला क्वेश्चन है साहब, यस ये वाला क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन पर मैंने डाल दिया है, इस क्वेश्चन को आपकी स्क्रीन पर डाल दिया है और इस क्वेश्चन का पोल मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। मैं इसका पोल देके रहूंगा भाई, है ना, मैं इसका पोल देके रहूंगा और पोल सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड का दूंगा, सिर्फ 30 सेकंड का दूंगा। पोल आपके सामने आ चुका है। आज कोई डीपीपी नहीं है भाई, डीपीपी होएगी कहां से, तुम पढ़ाने नहीं देते हो क्लास में। हाँ बताओ कहां से होगी डीपीपी, कुछ पढ़ेंगे तभी तो आएगी डीपीपी। यस पोल आपके सामने है, पोल आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक अल्फा पार्टिकल है, उसको प्रोजेक्ट किया टुवर्ड्स द फॉलोइंग न्यूक्लियस विद सेम काइनेटिक एनर्जी इन डिफरेंट एक्सपेरिमेंट, द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच मैक्सिमम कहां पर होगी। अभी फॉर्मुला लिखा था मैंने शायद, R0 इज इक्वल टू 2kZe² अपॉन काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन में कह रहा है कि सबके लिए काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी को उड़ा दो, 2 सबके लिए सेम, K सबके लिए सेम, इलेक्ट्रॉन का चार्ज सबके लिए सेम, मतलब R0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z। जहां पर Z ज्यादा वहां डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ज्यादा, Z यहां पर सबसे ज्यादा है, इसका मतलब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच भी यहीं पर ज्यादा होगी। 71% बच्चों ने सही जवाब दिया है। ये बी ऑप्शन वाले तो निरे मूर्ख हैं, ये बी ऑप्शन वाले तो मैं बता रहा हूं, इनको तो कुछ होश ही नहीं है, कोई होश नहीं है ना, कोई होश नहीं है। अरे भाई या तो सबसे कम हो वैल्यू या सबसे ज्यादा हो। मैं एक बार के लिए फिर भी समझ सकता हूं कि भाई Z इज इक्वल टू 11, कई बार बच्चा सोच लेता है सबसे कम वैल्यू जो होगी वही आंसर होगा, ठीक है, एक बार फिर भी समझ में आता है। 79 बच्चा ठीक है वो सही वाला सोच ही रहा है, बीच वाले कौन लोग हैं ये बेटा, गड़बड़ है ये बीच में, ये बीच वाले कौन लोग हैं, या तो हाईएस्ट या लोवेस्ट यही हो सकता है। सर क्या करें हम, ठीक है क्या कर सकते हैं हम, हमारी दुनिया सर एकदम बीच में ही चल रही है सर। नहीं ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 दिस इज योर होमवर्क, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 हमने क्लास में कर लिया और ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने क्लास में कर लिया। बस आ जाओ लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, है ना, हमें ये बात करनी है, सब कुछ रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को हमने तहस नहस कर दिया, मैं बता रहा हूं। यस रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को एकदम बिखेर दिया हमने, सब कुछ पढ़ डाला, लेकिन फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल हर चीज नहीं समझा पाता, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल हर चीज को नहीं समझा पाता, उसकी भी कुछ लिमिटेशंस है और उन लिमिटेशंस में सबसे पहली जो लिमिटेशन है वो ये है कि ये मैक्सवेल की थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। ये पढ़ा होगा तुम लोगों ने पहले भी, यस हाँ, ये शायद तुम लोगों ने ये पहले पढ़ा होगा कि ये मैक्सवेल की थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। यस मैक्सवेल्स की थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। अब आप मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे सर क्या है मैक्सवेल की थ्योरी क्या है, उससे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि मान लीजिए ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूम रहा है। मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि जब ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है तो क्या ये इलेक्ट्रॉन अंडर एक्सेलरेशन है क्या, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। यस दादा
मुझे एक बात बताइए, अगर ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं दिस इलेक्ट्रॉन इज अंडर एक्सेलरेशन? हैं जी, जल्दी बताओ, क्या ऐसे कहा जा सकता है? नहीं नहीं, ग्लेन मैक्सवेल इतना टैलेंटेड नहीं था। हाँ, वो तो टैलेंटेड नहीं है, इतना नहीं है। क्या ऐसा कहा जा सकता है कि दिस इलेक्ट्रॉन इज अंडर एक्सेलरेशन? सर एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। क्या इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है? हाँ सर, बिल्कुल चेंज हो रही है। कैसे? सर वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन भी होती है और वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड होता है। यस, तो जब ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, इसकी डायरेक्शन इस वाले पॉइंट पे, देख रहे हो तुम्हारी शक्तियों का कमाल, काली शक्तियों का कमाल देख रहे हो तुम? अपनी बोर्ड ही साला हैंग हो गया, देख रहे हो काली शक्तियों का कमाल। वापस सही हो गया। जब इलेक्ट्रॉन यहां पर है इसकी डायरेक्शन ये है, जब इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गया इसकी डायरेक्शन ये होगी, जब इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा तो इसकी डायरेक्शन ये होगी, जब इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा तो इसकी डायरेक्शन ये होगी। सर इसका मतलब ये है कि इसकी डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे चेंज हो रही है, और अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन भी इंक्लूड की जाती है। यस, बहुत बढ़िया सर। तो इसका मतलब यह है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अंडर एक्सेलरेशन है। ये हम सब लोग इस बात पे राजी हैं। क्या मैं कह सकता हूं ऐसा? हम सब लोग इस बात पे राजी हैं कि इलेक्ट्रॉन इज अंडर एक्सेलरेशन। अरे बोलो, पक्का मानते हो? ठीक है सर। अब अगर मैक्सवेल की बात सुनी जाए तो मैक्सवेल का यह कहना था कि अगर कोई एक पार्टिकल अंडर एक्सेलरेशन है, कोई एक चार्ज पार्टिकल, तो वो एनर्जी एमिट करेगा। क्या करेगा? वो एनर्जी एमिट करेगा। ठीक है, तो अगर सोचिए ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूम रहा था। मैक्सवेल ये कहता है कि ये इलेक्ट्रॉन अंडर एक्सेलरेशन है, और अगर अंडर एक्सेलरेशन है तो ये एनर्जी एमिट करेगा। जैसे जैसे ये एनर्जी एमिट करेगा वैसे वैसे ये न्यूक्लियस के नजदीक आता जाएगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के नजदीक एनर्जी कम होती है। इसका मैं डेरिवेशन भी बताऊंगा आपको आगे चल के। ये न्यूक्लियस के नजदीक आता जा रहा है, 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 आता जा रहा है। एक दिन ऐसा आएगा जब ये न्यूक्लियस के अंदर घुस जाएगा। क्या आपने इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर घुसते हुए देखा है कभी? अगर ऐसा हो गया उस दिन ये जो ब्रह्मांड है वो खत्म हो जाएगा, सृष्टि खत्म हो जाएगी। यस, आपका जो एटम है वही स्टेबल नहीं रहेगा। लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं सर, ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन लोग रदरफोर्ड के पास गए, उन्होंने रदरफोर्ड से पूछा कि एक बात बताओ, आप कह रहे हो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, अगर घूम रहा है तो एनर्जी एमिट करेगा, और अगर एनर्जी एमिट करेगा तो न्यूक्लियस के नजदीक आता जाएगा और एक दिन न्यूक्लियस के अंदर घुस जाएगा। लेकिन क्या ऐसा होता है? रदरफोर्ड ने बोला नहीं होता। लोगों ने पूछा क्यों नहीं होता, जवाब दो। मैक्सवेल तो कह रहा है होता है ऐसा। इस चीज का जवाब रदरफोर्ड के पास नहीं था, है ना। ही कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। Yes, it was not in accordance with Maxwell's theory and could not explain the stability of an atom. अब ये जो मैक्सवेल की थ्योरी है ना, इसको भी आप लोग बहुत डिटेल में पढ़ोगे फिजिक्स के अंदर, है ना। बहुत डिटेल में पढ़ोगे कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो जब अंडर एक्सेलरेशन है या फिर मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ये वो फलाना ढिमका, बहुत सारी चीज पढ़ोगे ना। तो वो पूरी जो थ्योरी है उसका एक्सप्लेनेशन आप लोग फिजिक्स में पढ़ोगे। लेकिन जो हमारी चीज हमारे काम में आ रही है वो सिर्फ इतनी सी है कि मैक्सवेल ने ये बोला अगर कोई चार्ज पार्टिकल अंडर एक्सेलरेशन है तो एनर्जी एमिट करेगा, और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट करता करता न्यूक्लियस के नजदीक आएगा और एक दिन न्यूक्लियस में समा जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। लेकिन इस चीज को रदरफोर्ड नहीं समझा पाता। यस, डन है? हाँ, बहुत बढ़िया सर। तो ये वाला पॉइंट मेरे हिसाब से क्लियर है। ये इसकी सबसे पहली लिमिटेशन थी। इसकी और भी लिमिटेशन है। इसकी दूसरी लिमिटेशन क्या थी? रदरफोर्ड ने यह कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, ठीक है, और इस पाथ को उसने नाम दे दिया था ऑर्बिट। क्या नाम दिया था? ऑर्बिट। अब कुछ 5-7 लोग मिलकर रदरफोर्ड के घर गए, ठीक है, और उन्होंने रदरफोर्ड से पूछा कि रदरफोर्ड एक बात बताओ, अगर मान लो वो जो एटम है उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो 10 इलेक्ट्रॉन है, क्या सारे के सारे 10 इलेक्ट्रॉन एक ही पाथ पे घूमेंगे, या 2 इलेक्ट्रॉन एक पाथ पे घूमेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन दूसरे पे घूमेंगे, फिर 4 इलेक्ट्रॉन तीसरे पे घूमेंगे? आपने कह तो दिया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है, लेकिन आप ये बताइए क्या सारे इलेक्ट्रॉन एक ही पाथ पे घूमते हैं या अलग अलग पाथ पे घूमेंगे? होगा क्या? इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट बताओ न्यूक्लियस के चारों तरफ किस तरह का होगा?
रदरफोर्ड का कहना था, इसके बारे में मैंने अभी सोचा नहीं, माफ करो मुझे, डिड नॉट से एनीथिंग अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। ये जो थ्योरी है ये इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट के बारे में बात नहीं करती। न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट किस तरह का होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ किस तरह से मूव करेंगे, ऐसा कोई एक्सप्लेनेशन इस वाली थ्योरी के अंदर नहीं था। यस, ये जो 2-8 आप लोग लिख रहे हो ना, ये आगे चल के थ्योरी आई थी, है ना, इस वाली थ्योरी का वो पार्ट नहीं था। तो ये मैक्सवेल इन सारी चीजों को नहीं समझा पाया, और इन चीजों को समझाने के लिए फिर एक और भाई साहब आए मार्केट के अंदर जिनका नाम था बोहर, और बोहर ने अपना एक एटॉमिक मॉडल डिजाइन किया, दैट इज कॉल्ड एज बोहर्स एटॉमिक मॉडल, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। समझे? तो बस दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। ये रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में हमने केमिस्ट्री कम और फिजिक्स ज्यादा पढ़ी है। और दिक्कत वाली बात यह भी है कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल हमारे जेईई मेंस के सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं था, ये सिर्फ जेईई एडवांस के सिलेबस में है। तो इसका मतलब जो भी आपने ये चीजें पढ़ी हैं जेईई एडवांस के सिलेबस की हैं, और जब जेईई एडवांस लिख देता है वो, तो फिर हमें सब कुछ पढ़ाना पड़ता है और अच्छे से पढ़ाना पड़ता है ना। तो एक छोटा सा पोल है आप लोगों के लिए, वोट टाइप पोल में देना चाह रहा हूं, 30 सेकंड का पोल है। एक बार मुझे बताइए, क्या यहां तक ठीक चल रहा है? आपको मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? है ना। 2 एटॉमिक मॉडल हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, थॉमसन एटॉमिक मॉडल और रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट मॉडल आएगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन नेक्स्ट एटॉमिक मॉडल नील्स बोर का था। बोर एटॉमिक मॉडल पढ़ने से पहले हमें कुछ छोटी छोटी चीज और होती है, उनके बारे में पढ़ना होता है, और उन छोटी चीजों में से नाम है ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ठीक है, ठीक है। अब अगर पोल नहीं आया तो कोई बात नहीं बेटा, होमवर्क वाला क्वेश्चन मैं डिस्कस कर लूंगा कभी भी, चिंता मत करो, होमवर्क वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा। पहले एक बार के लिए हम लोग जो पढ़ना है पढ़ाना है मुझे आज, है ना, वो तो पढ़ा लें यार कम से कम। ठीक है, वो पढ़ाने दो मुझे, रिजल्ट देख लेते हैं। बहुत बढ़िया बेटा, 88%। 11% लोग आज कह रहे हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें तो फिर? ठीक बात है बेटा, कोई बात नहीं बेटा, आप विदा ले सकते हैं क्लास से। अब नहीं समझ पा रहा हूं तो क्यों टाइम खराब कर रहे हो आप? या तो एक बार आप काम करना, है ना, नहीं समझ में आया ना तो मैं आपको बताऊं, कभी कभी क्लास के अंदर ऐसा लगता है कि ये बहुत मुश्किल टॉपिक है, हमें नहीं समझ में आया, है ना, और जब हम उसी चीज को वापस रिवाइज करते हैं, है ना, घर पे रिवाइज करते हैं उसी चीज को वापस, है ना, कॉपी उठा के देखते हैं, तो फिर हमें लगता है कि इसमें कौन सी चीज ऐसी थी जो नहीं समझ में आई, ये तो बहुत आसान चीज थी। एक बार आप वापस रिवाइज कीजिएगा, है ना। मुझे ऐसी उम्मीद है कि 11% जितना खराब मैं नहीं पढ़ाता हूं, है ना, ये और अच्छा होएगा, है ना, जब आप लोग इसको वापस रिवाइज करोगे। ठीक है, हाँ। तो अब मैं आपको, क्योंकि इस पे कितना ही टाइम वेस्ट करो कोई फायदा नहीं है ना, मैं आपको ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, यहां पर जो ड्यूअल का मतलब है वो है दो, ड्यूअल का मतलब दो नेचर, है ना। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है उनकी 2 नेचर होती है। अब देखिए मैं आपको बताऊं, ना तो आपको पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्यूअल नेचर, ना आपको पता है व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ना आपको यह पता है व्हाट इज रेडिएशन। तो इसमें हमें सारी ही चीजें समझनी है। रेडिएशन क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है, ड्यूअल नेचर का मतलब क्या है ना। ड्यूअल नेचर का मतलब यहां पर है वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। दोनों में डिफरेंस समझेंगे हम लोग। वेव तो सब लोग समझते हैं मेरे हिसाब से, है ना, वेव सारे लोगों ने देखी है। पार्टिकल नेचर, इस टॉपिक का मतलब यह है, ये टॉपिक आपको यह बताना चाहता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं उनका वेव नेचर भी होता है और उनका पार्टिकल नेचर भी होता है ना। ये जो टॉपिक है ये आपको ये समझाना चाहता है। अब वेव नेचर का क्या मतलब है, वेव की प्रॉपर्टीज क्या है, पार्टिकल नेचर का क्या मतलब है, पार्टिकल की प्रॉपर्टीज क्या है, ये सारा सब कुछ हम लोग इस वाले पोर्शन में पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले सबसे पहले जो जरूरी समझने की चीज है वो है रेडिएशंस। कोई मुझे बता सकता है रेडिएशन का मतलब क्या है? कोई भी? यस, कोई बता पाएगा मुझे? हाँ जी, कोई ऐसा महानुभाव हो यहां जो मुझे बता सके व्हाट इज रेडिएशन? हाँ हाँ हाँ, क्वांटम फिजिक्स, ठीक है ठीक है, वो आप, ठीक है, बड़े बड़े नाम मत लो भाई, मुझे डर लगता है ऐसे नाम से। हाँ, मुझे एक बात बताइए, व्हाट इज रेडिएशन? यस, रेडिएशन मतलब एनर्जी, रेडिएशन मतलब एनर्जी, है ना, काफी मतलब काफी क्लोज हो आप लोग।
ऐसे मान लो रेडिएशन को अगर मैं और अच्छे से बताऊं ना, आप सिर्फ एनर्जी मत बोलो, आप ऐसे बोलो एमिशन ऑफ एनर्जी। मैं यहां खड़ा हूं, मैंने कुछ एनर्जी एमिट करी, या प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी। प्रोपोगेशन का मतलब एक से दूसरी जगह पर एनर्जी जाना, दैट इज कॉल्ड एज रेडिएशन। एमिशन और प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी in the form of wave, in the form of particle is called as radiation. Yes, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। एनर्जी का एमिशन, एनर्जी का प्रोपोगेशन एक से दूसरी जगह पर इन द फॉर्म ऑफ वेव्स या फिर इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। आपके सामने मैंने डेफिनेशन लिख दी है, मैंने आपके सामने डेफिनेशन लिख दी है ना। रेडिएशन ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको यहां से उठा के यहां रख दिया, लो जी ये पेन है, इसको उठा के यहां रख दिया, ऐसे फील मत लेना, ऐसे फील आएगी नहीं रेडिएशन की। डेफिनेशन है, ध्यान रखिए, रेडिएशन इज द एमिशन एंड प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन का मतलब समझ रहे हो, प्रोपोगेशन मतलब एक से दूसरी जगह पर जाना, प्रोपोगेट करना, ऑफ एनर्जी, किसका, एनर्जी का, इन द फॉर्म ऑफ वेव और पार्टिकल्स। पार्टिकल या फिर वेव की फॉर्म में एनर्जी का एक से दूसरी जगह पर जाना, या फिर एनर्जी का एनर्जी का एमिशन होना, एक से दूसरी जगह पर जाना, दैट इज कॉल्ड एज रेडिएशन। मैं शायद ठीक कह रहा हूं, है ना। इसमें मेरे हिसाब से कोई बहुत कोई जबरदस्त चीज नहीं है, लेकिन इसमें जो समझने वाली चीज है वो है पार्टिकल। सब लोग जानते हैं ना पार्टिकल का मतलब क्या होता है। वेव क्या है सर? यस, वेव जैसे ही वेव का नाम हमारे सामने आता है हमारे दिमाग में यही आता है, दैट इज वेव, है ना, यही वेव है। और बिल्कुल सही भी है, ये बिल्कुल वेव है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, है ना, ये बिल्कुल वेव है। लेकिन इस वेव का मतलब क्या है सर? कोई मेरे से अगर क्वेश्चन पूछ ले, है ना, मैं सर सब कुछ पढ़ लिया, मैं घर पे गया, मेरे पापा पढ़े लिखे हैं, मैं सब कुछ पढ़ के गया, ड्यूअल नेचर और ये वो सब कुछ। पापा ने मेरे से पूछ लिया, बेटा एक बात बता, व्हाट इज वेव? आपने ये बना दिया। पापा बोलेंगे, साला ये तो हर किसी को पता है, ये तो कॉमर्स वाले बच्चे को भी पता है वेव। डिफाइन करो, डेफिनेशन क्या है ना। तो फिर आपने डेफिनेशन बताई पापा को, क्योंकि आपने अर्जुना 1.0 से वेव का मतलब पढ़ रखा था, और आपके पापा खुश हो गए, वाह बेटा, उनकी छाती एकदम चौड़ी हो गई गर्व से। आपने क्या बताया पापा को? आपने बोला, पापा वेव जो है, वेव एक डिस्टरबेंस है। अ वेव इज अ डिस्टरबेंस। वेव एक डिस्टरबेंस है जो करता क्या है? जो एनर्जी को एक से दूसरी जगह पर भेजता है। Wave is a disturbance that transfers energy from one point to another in a medium. किसी एक मीडियम के अंदर एनर्जी एक से दूसरी जगह पर जा रही है, किसकी फॉर्म में? वेव्स की फॉर्म में। वेव इज अ डिस्टरबेंस। सर थोड़ी सी फील दो सर, क्या मतलब हुआ डिस्टरबेंस का? डिस्टरबेंस का मतलब क्या हुआ? मैंने कहा देख सुन, मैं यहां पर खड़ा हूं, मैं बोल रहा हूं, यहां पर बहुत सारे पार्टिकल है मेरे सामने, ना, मेरे सामने बहुत सारे पार्टिकल्स हैं एयर के अंदर। मैंने बोला, जैसे ही मैंने बोला, मैंने दम लगाया भाई, मुंह से कुछ एकदम प्रेशर से कुछ निकला। यस, तो मेरे सामने जो का ये जो मीडियम है, इस मीडियम के अंदर डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ। यस, और यही जो डिस्टरबेंस है, इस डिस्टरबेंस की वजह से जो मैं बोल रहा हूं ये एक से दूसरी जगह पर सुनाई देगा, एक से दूसरे पार्टिकल, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवें और दूर तक चला जाएगा। क्या मेरी बात समझ रहे हो? यस, तो वेव का मतलब, वेव किसी मीडियम में डिस्टरबेंस है, और ये जो डिस्टरबेंस है करता क्या है सर? एनर्जी को एक से दूसरी जगह पर भेजता है। थोड़ा सा इसके बारे में हल्की सी और बात करते हैं, है ना, थोड़ा सा एक बार के लिए और देखते हैं ना, थोड़ा सा अच्छा सा समझने की कोशिश करते हैं। मैं कोशिश करता हूं एनिमेशन वगैरह कहीं अगर मुझे दिखेंगे तो मैं उसको समझाने की कोशिश करूंगा आपको। यस, हाँ, आइए साहब, मैं एक आधा सिमुलेशन दिखवाना चाहता हूं। मैं आप लोगों को कुछ वेव्स दिखाना चाहता हूं। यस, मैं आप लोगों को कुछ वेव्स दिखा रहा हूं, और वाटर के अंदर वेव बनती हुई, साउंड के अंदर वेव, लाइट की वेव्स, है ना। ये कुछ मैं एग्जांपल्स है जो आप लोगों को देना चाह रहा हूं। एक बार के लिए आप लोग देखिएगा, ठीक है ना। हाँ, एक बार के लिए आप लोग समझिएगा। जैसे मैं सबसे पहले वाटर वाली वेव के बारे में बात करता हूं। यस, और मैं साइड व्यू इसका ले लेता हूं, है ना। साइड व्यू से मुझे कहानी अच्छे से समझ में आएगी। यस, ये यहां पर पानी भरा है। यस, यहां पर पानी भरा है, और आप साइड से इस पानी को देख रहे हो, है ना, आप साइड से इस पानी को देख रहे हो, ठीक है, बहुत बढ़िया सर। तो अब मैंने क्या किया, यहां से देखना, मैं क्या करूंगा, इसमें पानी की एक ड्रॉप डालूंगा। पानी एकदम शांत है। यस, पानी एकदम शांत है। मैं इसके अंदर ऊपर से पानी की एक ड्रॉप डालूंगा,
अब देखना इसके अंदर कैसे डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, समझिएगा आप सब लोग। देखिए मैंने इसके अंदर पानी की एक बूंद डाली, देखना कितनी प्यारी चीज है, देखो दिस इज द डिस्टर्बेंस, और इसी डिस्टर्बेंस की वजह से देखिए एनर्जी एक से दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर रही है। दिस इज वेव। क्या दिख रहा है आप लोगों को? यस, दिस इज वेव। यस, दिख रहा है? क्या आप रिलेट कर पा रहे हो? ये विजुलाइज ही करना आप लोगों को। हालांकि मेरे कोई बहुत ज्यादा काम नहीं आएगा, मैं जो इस पे टाइम दे रहा हूं, ये एनिमेशन मैंने ढूंढा है ना, ये हालांकि ये फिजिक्स में ज्यादा काम का है, मेरे केमिस्ट्री में ज्यादा काम का नहीं है, लेकिन मैं बस ये चाह रहा हूं कि फील आए आपको, मैं एक्स्ट्रा टाइम इस चीज पे दे रहा हूं। यस, दिस इज वेव। और मैं इसको स्लो भी कर सकता हूं, आप चाहें तो मैं इसकी स्पीड स्लो कर देता हूं। ये देखो बहुत आराम से दिख रही है, वेव जा रही है एकदम बढ़िया, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है, डिस्टर्बेंस की वजह से एक से दूसरे के पर एनर्जी आ रही है। यस, वापस स्पीड नॉर्मल कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। डन है, डन है, डन है, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ग्राफ भी बना सकते हो, देखिए ये रहा, देख रहे हो? सुनो बे, देखना, दिखी 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 दिखी, यही वेव बनाते हो आप लोग, है ना, जो अपनी कॉपी में बनाई ना आपने, यही वेव है, देख रहे हो? दिस इज द वेव। डन। अब इस साइड व्यू से ज्यादा समझ में आता है, इसलिए मैं साइड व्यू से समझा रहा हूं आपको। दिस इज वेव, इसी को आप लोग बनाते हो अपनी कॉपी के अंदर, है ना। वेव की कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, उन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, उन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। टॉप व्यू इतना मजेदार नहीं लगेगा आपको, है ना, आप चाहो तो देखो, ये टॉप व्यू से ऐसा दिखेगा आपको, टॉप व्यू से ना ऐसे दिखेगा, ऐसा ऐसे चलते हुए, है ना, ये टॉप व्यू से इस तरह की दिखेगी आपको वेव्स, ये इस तरह की, है ना, साइड से ज्यादा ज्यादा मजा आता है ना, टॉप व्यू से ऐसा दिखेगा, ठीक है। ये हमने वेव्स देखी किसमें सर? ये वेव्स थी पानी में। मैं अगर आपको साउंड में वेव्स दिखाऊं ना, है ना, साउंड में, आओ देखो, साउंड वाला एग्जांपल लेते हैं। यस सर, मेरे सामने क्या है यहां, सुनिएगा, समझो, ये मेरे पास यहां पर एक भोंपू है ना, समझ सकते हो आप लोग, ये भोंपू है ना, और मैं इसके सामने, ये मेरे सामने मीडियम है, और ये इस मीडियम के बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, है ना। मैं क्या करने वाला हूं, जोर से भोंपू बजाऊंगा, समझना क्या होएगा, देखना बे, जोर से मैंने भोंपू बजाया, जैसे ही भोंपू बजाया इस मीडियम के अंदर एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ, दिस डिस्टर्बेंस इज कॉल्ड वेव। यस, समझो आप, क्योंकि वेव की डेफिनेशन ही हमने पढ़ी थी, वेव इज अ डिस्टर्बेंस दैट ट्रांसफर्स एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन अ मीडियम। और आप लोग चाहो तो इसको ग्राफ के साथ भी मैं समझा सकता हूं, हाँ, ग्राफ के साथ भी मैं समझा सकता हूं, पार्टिकल का ग्राफ के साथ। ये देखो, इसको ग्राफ के साथ, ये पार्टिकल्स हैं और ये ग्राफ आपको इस तरीके से दिखेगा। यस, ये पार्टिकल आपको इस तरीके से दिखेंगे, वेव्स की फॉर्म में। वेव देखना है तो ये देखो, ये ऐसे एक से दूसरी जगह पर, इसको अगर मैं साइड व्यू से दिखाऊं ना, साइड व्यू देखो, ये वाला साइड व्यू देखो, ये इसमें साइड और टॉप में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। यस, इसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। दिस इज द प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, ठीक है। आप लोग इसको लाइट में भी देख सकते हो, है ना, ये मैं आपके सामने साइड व्यू लिख देता हूं भले लाइट का, ठीक है, और समझ में आएगा, आसानी से समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ग्राफ के साथ ही समझ लेते हैं इसको भी, ठीक है। ये यहां से एक लाइट का सोर्स है ना, लाइट के सोर्स से यहां से एनर्जी आएगी, देख लीजिए, ये जो एनर्जी है, ये ना, ये जो लाइट है, लाइट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो यहां से यहां जा रही है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। यस, इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, यही वेव्स है। ये आपको साइड व्यू दिखेगा इस तरीके से, क्लियर है ना। तो ठीक है, मेरे हिसाब से अब इसमें कोई बहुत ज्यादा चीजें है नहीं, आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया। टॉप व्यू देख लो, इसका टॉप व्यू भी ऐसा ही है, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है,
ठीक है, मेरे हिसाब से हो गया ना क्लियर यार, मैं जो समझाना चाह रहा हूं, मैं जो चीज आपको बताना चाह रहा था, क्या फील आई? मैं चाहता तो इसको यहीं तक करके और खत्म कर सकता था, ठीक है सर ये वेव होती है और ये प्लानेटोरियम का, लेकिन क्लियर हो गया मेरे हिसाब से, डन है ना, बहुत बढ़िया। तो अब अगर ये वेव्स हमने पढ़ ली, तो मैं अब वेव की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आप लोगों को पढ़ाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, है ना। वेव जो है ना, उसकी बहुत सारी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, और वो जो प्रॉपर्टीज हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, वेव के लिए क्या क्या डिफाइन होता है सर? वेव की वेवलेंथ होती है, वेव की फ्रीक्वेंसी होती है, वेव की स्पीड होती है, वेव का टाइम पीरियड होता है। लेकिन सर ये सारे नाम तो हमने पढ़ रखे हैं सर, यस, ये सारे नाम तो हमने पढ़ रखे हैं सर। कोई बात नहीं, आपने पढ़ रखे हैं, मैं आप लोगों को वापस पढ़ाना चाहता हूं। सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए बात करने वाला हूं वेव की वेवलेंथ के बारे में। यस, सबसे पहले हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? वेव की वेवलेंथ के बारे में। सर वेवलेंथ हम लोगों ने पढ़ रखा है सर, है ना, आप लोगों ने पढ़ रखा है ना यार। मेरे हिसाब से इस पे बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं, इस पे हम लोग डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, है ना। मैं बता देता हूं आप लोगों को, जो वेवलेंथ होती है उसको लेमडा से दिखाया जाता है। यस, और सर लेमडा क्या होती है? ठीक है, अगर आपने नहीं भी पढ़ रखा कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पढ़ रखा तब भी मैं पढ़ा रहा हूं, मैं यही मान के पढ़ाता हूं आपको कुछ नहीं आता ना, आपने नहीं पढ़ रखा। यहां साला मैं लास्ट क्लास में जो पढ़ाता हूं, नेक्स्ट क्लास में वो नहीं बता पाते तुम लोग, तो मैं ये अगर उम्मीद करूं कि तुमने 1 साल पहले 2 साल पहले जो पढ़ा वो तुम्हें याद है, तो बेवकूफी होगी सर, बेवकूफ हो अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो। हमें ये याद नहीं है कल सुबह क्या खाया था, है ना। आप कहां 9th क्लास की बात कर रहे हो हमसे, है ना। बादाम खाओ बेटा, बादाम रात को भिगो के सुबह एकदम बढ़िया, है ना। हाँ, याददाश्त तेज होगी। आइए आइए देखिए, मैं आपके सामने ना एक वेव बनाने वाला हूं। यस, ये लेट से मैंने वेव बना दी, ये एक वेव बना दी, ठीक है ना, इस तरीके से। अब ये जो वेव है, इसमें ये जो मैक्सिमा होता है ना, मैक्सिमा, ये जो मैक्सिमाज होते हैं, इन मैक्सिमाज को क्या बोलते हो आप लोग? इनको बोला जाता है सर क्रेस्ट। इनको मैक्सिमाज को क्या बोला जाता है? क्रेस्ट। और ये जो मिनिमा होते हैं, है ना, ये जो दीज आर मिनिमास, इनको क्या बोला जाता है? दीज आर ट्रफ्स। तो सर एक बहुत ही साधारण सी डेफिनेशन है ना, और वो डेफिनेशन सारी दुनिया जानती है कि दो पास पास वाले क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस या फिर दो पास पास वाले ट्रफ्स के बीच की डिस्टेंस इज कॉल्ड एज वेवलेंथ। कुछ बताने की जरूरत नहीं है सर मुझे, है ना। हाँ, कुछ भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है सर, बहुत सिंपल चीज है। एक वेव है, वेव में जो दो सक्सेसिव मैक्सिमाज है जिनको आप क्रेस्ट बोल रहे हो, उनके बीच की डिस्टेंस कह दो या फिर ट्रफ्स कह दो, इनके बीच की डिस्टेंस कह दो, दिस इज कॉल्ड एज वेव, है ना, वेवलेंथ, है ना, दिस इज कॉल्ड एज वेवलेंथ, है ना, दिस इज कॉल्ड एज वेवलेंथ। तो इसका मतलब यह है कि सर वेवलेंथ जो है ना एक डिस्टेंस है, और जो डिस्टेंस होता है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है? यस, इसकी जो एसआई यूनिट है वो क्या होती है सर? इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर, है ना। डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। यस, डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर होती है सर। यस, डिस्टेंस की एसआई यूनिट मीटर होती है, इसका मतलब वेवलेंथ की एसआई यूनिट मीटर होगी। अब इसमें बहुत सारे चीजें आप लोग लिख सकते हो, मिलीमीटर, है ना, आप लोगों ने पढ़ा है मिलीमीटर मतलब 10⁻³ मीटर। क्वेश्चन में कुछ भी लिखा हो सकता है, क्वेश्चन में लिखा हो सकता है माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर का मतलब ये हम लोग पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर के अंदर, -6 मीटर, है ना। लिखा हो सकता है नैनोमीटर, नैनोमीटर बोले तो 10⁻⁹ मीटर। यस, लिखा हो सकता है पिकोमीटर, है ना, 10⁻⁻12 मीटर। लिखा हो सकता है एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम ऐसे लिखा होता है। एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है बेटा 10⁻10 मीटर, है ना, ये है एंगस्ट्रॉम, दिस इज एंगस्ट्रॉम, है ना, दिस इज एंगस्ट्रॉम, दिस इज एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। ये सारी चीज हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, है ना, इसमें कुछ अलग से नहीं है, ठीक है, डन है। इसको लिखिए आप लोग। मेरे हिसाब से वेवलेंथ में किसी को कोई परेशानी नहीं है? यस, फटाफट बोल दो, क्या वेवलेंथ आसान है? हैं जी, क्या वेवलेंथ आसान है? ये डेफिनेशन हम लोग बचपन से पढ़ते आते हैं, लेकिन इसके अंदर मैं थोड़ी सी और थोड़ी सी एडिशनल चीज बताना चाह रहा हूं, है ना। एक बार के लिए इतना लिखो, यस, एक बार के लिए इतना लिखो, मैं इसमें थोड़ी सी और कहानी जोड़ देता हूं। यस, मैं थोड़ी सी कहानी और जोड़ देता हूं, मैं थोड़ी सी कहानी और जोड़ देता हूं। डन? हाउ? ओके, ऑल राइट, ठीक है। देखिए, अगर मैं वेव आपके सामने वापस बनाऊं, अगर मैं वेव आपके सामने वापस बनाऊं, है ना, वेव अगर मैं आपके सामने वापस बनाऊं, तो सर ये जो वेव है, ये जो वेव है,
ये जो आपने एक वेवलेंथ लिखी है, यहां से यहां जब आप लोग गए, एक वेवलेंथ के अंदर आपको क्या मिला? सर मुझे मिला एक ट्रफ, आधा आधा एक क्रेस्ट। एक वेवलेंथ जो होती है ना, मैं आपको बताऊं, एक वेवलेंथ जो होती है ना, इसका मतलब है एक ट्रफ एक क्रेस्ट। वन वेवलेंथ का मतलब है एक ट्रफ एक क्रेस्ट। सर यहां तो दो ट्रफ आ रहे, नहीं दो क्रेस्ट आ रहे, नहीं बेटा, आधा है, आधा आधा, दो आधे आधे क्रेस्ट से एक क्रेस्ट एक ट्रफ, दिस इज वेवलेंथ, है ना, दिस इज वेवलेंथ। तो सर आप कहना क्या चाह रहे हो? सर ये बताओ आप। तो मैंने कहा बेटा मैं ये कहना चाह रहा हूं, देख तू ये कह रहा है कि यहां से यहां की जो डिस्टेंस है वो लैम्डा है। मैंने कहा हाँ। यहां से यहां की जो डिस्टेंस है वो भी लैम्डा है। मैंने कहा हाँ। मैं तुझे ये कहना चाहता हूं, मैं तुझे ये कहना चाहता हूं कि यहां से यहां की जो डिस्टेंस है ये भी लैम्डा है। मैं तुझे ये बताना चाह रहा हूं ये भी लैम्डा है। यस ये भी लैम्डा है, क्योंकि इस लैम्डा में एक क्रेस्ट एक ट्रफ एक क्रेस्ट आया। इससे ये वाली जो डिस्टेंस है दिस इज ऑल्सो लैम्डा। मैं तुझे ये कहना चाहता हूं, मैं तुझे ये बताना चाहता हूं कि सुन तू मेरी बात को गौर से, सुन तू मेरी बात को गौर से, कि यहां से यहां की जो डिस्टेंस है ये भी बेटा लैम्डा है। मैं तुझे ये बताना चाह रहा हूं, यहां से एक ट्रफ एक क्रेस्ट ये भी लैम्डा है। मैं तुझे ये बताना चाह रहा हूं। क्या तुझे समझ में आई चीज? मेरी बात समझ में आई? कहां चले जाते हो भाई? यस क्लियर हुआ क्या? ये भी लैम्डा है। एक बार जेई में क्वेश्चन आया, एक बार जेई में क्वेश्चन आया कुछ इस तरीके का, है ना, जेई में क्वेश्चन आया कुछ इस तरीके का, जेई में क्वेश्चन आया कुछ इस तरीके का, लेट से कि अगर वेवलेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाए, अगर वेवलेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाए तो ये वाली जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस, इसको मैं क्या बोलूंगा? लैम्डा बोलोगे, लैम्डा बाई 2 बोलोगे, लैम्डा बाई 4 बोलोगे, या फिर लैम्डा बाई 8 बोलोगे? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। हां जी जल्दी से बताओ। ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को आप लोग क्या बोलोगे? और मैं इस क्वेश्चन का पोल आप लोगों की स्क्रीन पर दे रहा हूं, एबीसीडी मैंने लिख दिया है, 30 सेकंड का पोल मैंने आपके सामने स्टार्ट कर दिया, जल्दी से बताओ। हाँ इस डिस्टेंस को क्या बोलोगे? यस जल्दी बताओ, इस डिस्टेंस को आप लोग क्या नाम दोगे? पोल आ गया, पोल आपकी स्क्रीन पर है। यस पोल आपकी स्क्रीन पर है। हो गया पक्का? कर दे पोल को खत्म। ठीक है सर, पोल अपने आप ही हो लिया खत्म। लो जो सी ऑप्शन पे टिक कर देते हैं, रिजल्ट देख लेते हैं। 75% बच्चों ने कहा कि सर लैम्डा बाई 4 है, और लगभग 18% बच्चे ये कह रहे हैं कि सर लैम्डा बाई 2 है। ये 5% तो निरे मूर्ख लोग हैं जो कह रहे हैं ए ऑप्शन है। ठीक है, एक बार के लिए देख लेते हैं। समझिए मेरी बात को, समझिए मेरी बात को, इधर आइए। सर आपने कहा लैम्डा का मतलब है एक ट्रफ एक क्रस्ट। सर देखो अभी तक की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है ये लैम्डा है, मानते हो आप लोग? हाँ सर ठीक है। अरे सर अगर ये लैम्डा है तो इसका जो आधा होगा ये वाला, ये लैम्डा बाई 2 होगी। हाँ मैंने कहा सही कह रहा है यार, मतलब आधी है ना ये बीच में, ये लैम्डा बाई 2 है। अरे तो सर इसका फर्दर आधा कर दो, ये तो लैम्डा बाई 4 हो गया। ओ ऐसा क्या? मैंने कहा हाँ बेटा ऐसा। इस यार ये वाले क्वेश्चन में हजम नहीं होता मुझे, पता नहीं क्यों नहीं हजम होता, है ना। 74% मुझे हजम नहीं होता सही से। इसमें क्या दिक्कत? इतना सब कुछ अच्छे से बताया और उसके बाद तुमसे ये चीज पूछ ली, ऐसे फैल जाते हो तुम, है ना, लटक जाते हो। बताओ ये गलत बात है ना, ये बहुत ही गलत बात है। अरे क्लियर हो गया क्या? डन है ना अभी तो भाई लोग? क्लियर हो गया ना पक्का? ठीक है सर चलो छोड़ो, इसका क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, है ना, बताऊंगा ये वाला क्वेश्चन किस तरीके का आया था, है ना, एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था 2024 जी मेंस में पूछा गया था, वो मैं आपको करवाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को नेक्स्ट चीज बताना चाहता हूं, नेक्स्ट कहानी के बारे में बताना चाहता हूं जिसका नाम है फ्रीक्वेंसी।
है ना, फ्रीक्वेंसी। ये जो फ्रीक्वेंसी है सर, फ्रीक्वेंसी को इस वाले साइन से दिखाया जाता है, वी जैसा दिखता है लेकिन ये वी है नहीं, न्यू बोला जाता है इसको, न्यू, है ना, न्यू। ऐसा क्या होती है फ्रीक्वेंसी? देखिए, अच्छा एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, है ना, एक चीज मैं आपको और बता देता हूं। एक चीज अपने दिमाग में हमेशा रखें, एक चीज हमेशा अपने दिमाग में रखें, वन वेव का मतलब है वन लेमडा। एक लेमडा को एक वेव बोला जाता है, ऐसे मान लो आप लोग, कोई आपसे कहे ना एक वेव, यहां से अभी एक वेव गुजरी है, तो आप समझ जाना एक लेमडा गुजरा है, एक लेमडा डिस्टेंस, उसको एक वेव बोला जाता है। यस, उसको क्या बोला जाता है? एक वेव बोला जाता है। एक वेव मतलब एक लेमडा, दो वेव मतलब दो लेमडा, 10 वेव मतलब 10 लेमडा। ठीक है, तो आइए सर, बिल्कुल सही कह रहे हो, अगर ये चीज हमारे दिमाग में है तो समझना। मैंने आपके सामने एक वेव बनाई, ये वाली, ऐसी एक वेव बनाई। कोई भी जो वेव होती है उसका एक साइकिल, एक साइकिल का मतलब होता है, एक साइकिल का मतलब होता है यहां से स्टार्ट किया और यहां खत्म कर दिया। दिस इज वन साइकिल, दिस इज वन साइकिल, दिस इज वन साइकिल। किसी भी वेव को, किसी भी वेव को एक साइकिल इसने कंप्लीट किया, एक सेकंड के अंदर कोई भी वेव जितने साइकिल कंप्लीट करेगी, दैट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। यस, और आप लोग देख रहे हो, एक वेव का मतलब एक क्रेस्ट एक ट्रफ, एक वेव का मतलब एक क्रेस्ट एक ट्रफ। तो कोई भी वेव एक सेकंड में जितने साइकिल कंप्लीट करती है उसको उसकी फ्रीक्वेंसी बोला जाता है ना। जैसे मान लीजिए ये एक वेव है और मैं एक वेव और बना दूं आपके सामने, है ना, एक वेव मैंने और बना दी आपके सामने, ये वाली वेव। मैं आपसे कहूं इसकी वेवलेंथ, इसकी फ्रीक्वेंसी μ1 है, इसकी फ्रीक्वेंसी μ2 है, बताइए किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? हाँ ज्यादा, बताइए जल्दी से, किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? यस, किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? क्या लगता है आप लोगों को, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? यस, किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? जल्दी बताओ, किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? यस सर, देखो इसको अगर एक साइकिल कंप्लीट करना है तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ रही है, इसको एक साइकिल कंप्लीट करने में कम डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ रही है। तो ऑब्वियस है सर, ये एक सेकंड के अंदर ज्यादा साइकिल कंप्लीट कर पाएगी, ये एक सेकंड के अंदर कम साइकिल कंप्लीट कर पाएगी। इसका मतलब सर 2 की फ्रीक्वेंसी 1 से ज्यादा है सर। यस, इसकी अगर मैं यूनिट की बात करूं, इसकी जो सबसे फेमस यूनिट होती है, इसकी जो सबसे फेमस यूनिट होती है वो होती है हर्ट्ज। कौन सी होती है? हर्ट्ज, है ना, HZ लिखा जाता है। इसकी कुछ यूनिट और भी लिखी होती है, सेकंड इनवर्स या फिर साइकिल पर सेकंड, लेकिन सबसे ज्यादा जो आपको मिलेगी वो मिलेगी हर्ट्ज, साइकिल पर सेकंड। इसकी 2 डेफिनेशन आप लोग कह सकते हो। पहली डेफिनेशन, एक सेकंड के अंदर जितने साइकिल कंप्लीट कर रही है दैट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। इसकी एक और डेफिनेशन भी आप लोग लिख सकते हो कि एक सेकंड में एक पर्टिकुलर पॉइंट से जितनी वेव्स पास हो रही हैं, यस, एक पर्टिकुलर पॉइंट से जितनी वेव्स पास हो रही हैं दैट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। एक पर्टिकुलर पॉइंट से, यस, ऐसे मान लो वेव बना दो, इस वाले पॉइंट से कितनी वेव्स गुजरी हैं एक सेकंड के अंदर, उसी को आप लोग फ्रीक्वेंसी कह सकते हो, है ना। लेकिन ये फॉर्मूला है, सिंपल सा है, ध्यान रखें इसको। यूनिट हर्ट्ज होती है, सेकंड इनवर्स या फिर साइकिल पर सेकंड। ज्यादा फेमस हमारे लिए ये है, एक सेकंड के अंदर जितना साइकिल कंप्लीट करती है दैट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। डन लिख दो, डन लिख दो, डन। आगे चल लेते हैं, है ना, आगे चल लेते हैं। हाँ बेटा, अभी बोरिंग हो रहा है थोड़ा सा, अभी मैं थोड़ा सा नाच गाना दिखाता हूं आपको, है ना, फिर माहौल बन जाएगा, है ना, फिर माहौल बन जाएगा। यस, हाँ ठीक है, आओ सर आओ। अब इसके बाद एक और चीज जिसका नाम है पीरियड, टी। अरे सर ये तो बहुत आसान है। अरे सर, एक जो वेव है उसको एक साइकिल कंप्लीट करने में, एक साइकिल मतलब ये, अरे सर एक वेव को एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड एज पीरियड। उसको क्या बोला जाता है? पीरियड। एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड एज पीरियड। और एक साइकिल का मतलब है एक लेमडा। मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एक लेमडा डिस्टेंस
ट्रेवल करने में जो टाइम लगता है, एक वेव, ये तो है वन वेव, वन साइकिल, और वन साइकिल में एक टफ एक क्रस्ट आया, इसका मतलब एक लेमडा ट्रेवल करने में जो टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। इसका फॉर्मूला आप लोग लिख सकते हो, और इसकी जो यूनिट है, यूनिट सेकंड इनवर्स हो जाएगी। बताइए क्या दिक्कत है? ये इसकी डेफिनेशन लिखी है, इट इज द अमाउंट ऑफ टाइम अ वेव टेक्स टू ट्रेवल वन वेवलेंथ और टाइम टेकन बाय ए वेव टू कंप्लीट वन साइकिल। एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगे उसको आप पीरियड बोल दो, या फिर आप ऐसे कह दो एक लेमडा डिस्टेंस ट्रेवल करने में, जो टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड एज पीरियड। ठीक है ना? ये अगर लिख लो तो डन लिखिए, फिर अगली डेफिनेशन के ऊपर चलते हैं। यस, हाँ, अगली डेफिनेशन के ऊपर चलते हैं। डम है, डम, डन डन डन। हाँ, पीरियड मतलब टाइम ही तो है यार, टाइम क्या, टाइम ही तो है, पीरियड का मतलब टाइम है, लिखा अमाउंट ऑफ टाइम। यस, हाँ जी, हाँ जी। अरे अरे सेकंड इनवर्स क्यों आएगा भाई? इनवर्स क्यों आएगा? सेकंड इनवर्स तो फ्रीक्वेंसी होगी। हाँ, सेकंड सेकंड सेकंड, हाँ दादा सेकंड आएगा। हाँ, यस, डन, बहुत बढ़िया सर। अब इसके बाद जो अगली डेफिनेशन आती है वो है वेलोसिटी। वेलोसिटी को मैं वी से लिख सकता हूं, वेलोसिटी को मैं वी लिख सकता हूं, वेलोसिटी को मैं वी लिख सकता हूं। सर वेलोसिटी होती क्या है? आप बोलोगे सर वेलोसिटी जो मैंने पढ़ी है ना आज तक, मैंने जो वेलोसिटी पढ़ी है वो होती है एक सेकंड के अंदर जो डिस्टेंस ट्रेवल होती है दैट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। क्या आपने ऐसा ही पढ़ा है? द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव इन यूनिट टाइम, यूनिट टाइम मतलब 1 सेकंड मान लो, है ना? 1 सेकंड के अंदर, क्योंकि टाइम की हम लोग जो ऐसा यूनिट लेके चलते हैं वो क्या होती है? टाइम की ऐसा यूनिट होती है सेकंड। तो मैं ऐसे कह दूं, एक सेकंड के अंदर जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी कोई भी वेव दैट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी, दैट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी, है ना? लेकिन सर एक बात बताओ, एक सेकंड के अंदर, अभी हम लोगों ने पढ़ा था फ्रीक्वेंसी, एक सेकंड के अंदर कितनी वेव्स पास हो रही हैं? सर एक सेकंड के अंदर म्यू वेव्स पास हो रही हैं, और एक वेव कितना डिस्टेंस? एक वेव मतलब एक लेमडा डिस्टेंस, तो म्यू वेव्स मतलब म्यू लेमडा डिस्टेंस। एक सेकंड के अंदर म्यू इंटू लेमडा डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है। क्या मैं सही कह रहा हूं? पता नहीं मेरी बात को तुम लोग समझ भी पा रहे हो कि नहीं पा रहे। मुझे तो साला कुछ पता ही नहीं लग रहा, है ना? क्या तुम, मैं सही सही बात बोल रहा हूं क्या तुम्हें? अरे भैया, एक सेकंड के अंदर जितनी डिस्टेंस ट्रेवल कवर हुई दैट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। अरे सर, एक सेकंड के अंदर म्यू वेव्स बनती हैं, एक वेव एक लेमडा डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो म्यू वेव्स म्यू इंटू लेमडा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, और यही एक सेकंड के अंदर जो डिस्टेंस ट्रेवल हुई दैट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। इसका मतलब यह हो गया सर, वेलोसिटी का फॉर्मूला बन गया, वेलोसिटी का फॉर्मूला बन गया फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। अरे मैं सही कह रहा हूं क्या? फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ फॉर्मूला बन गया सर। अरे ये मैथ्स है मेरे भाई, सिंपल मैथ्स है सर। एक सेकंड के अंदर जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। एक सेकंड के अंदर इतनी वेव्स पास होती हैं, और एक वेव इतना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो इतनी वेव्स टोटल म्यू इंटू लेमडा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। वेलोसिटी को वी लिख देता हूं, तो यहां से जो फ्रीक्वेंसी की मेरे पास एक फॉर्मूला बना वो बना v अपॉन लेमडा। फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला बना वो बना v अपॉन लेमडा। और मैं आपकी जानकारी के लिए एक बार बताऊं, मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं, यहां जो हम लोग v लिखेंगे वो लिखेंगे 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अरे इसका नाम सुने सुने हो तुम? ये क्या होता है? अरे सर ये तो स्पीड ऑफ लाइट होता है। ये क्या होता है सर? ये तो स्पीड ऑफ लाइट होता है। दिस इज कॉल्ड एज स्पीड ऑफ लाइट। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, यहां से जो म्यू का फॉर्मूला बनेगा वो c अपॉन लेमडा आएगा। अब आपको, मुझे पता है आपके दिल में एकदम से गुड़गुड़ हो रही है, पेट में गुड़गुड़ हो रही होगी, सारा माहौल एकदम ऊपर नीचे हो गया होगा। आपको लग रहा होगा ये आपने वेलोसिटी की जगह c क्यों लिख दिया। आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा अगली क्लास तक का। नेक्स्ट क्लास में मैं ये समझा दूंगा कि मैंने फ्रीक्वेंसी की जगह स्पीड ऑफ लाइट क्यों लिखा है। नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगा। थोड़ा सा वेट कर लोगे? इतना है भाई? इतना हो जाएगा हजम? हाँ, इतना हो जाएगा क्या हजम? जल्दी से बताओ।
भाई लोग इतना हजम कर लोगे क्या? नेक्स्ट क्लास में, हाँ नेक्स्ट क्लास में मैं तुम्हें ये समझा दूंगा, नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगा मैं कि ऐसा क्यों हुआ। पक्का? ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यस, इस पे चांद तारे सितारे, आपका जो भी फेवरेट अक्षर हो, फेवरेट लेटर हो, वो आप लोग लिख सकते हो, है ना। सबका फेवरेट अलग अलग होता है ना। हाँ, सबका फेवरेट लेटर अलग अलग है, क्या करें, है ना। आइए सर, सबसे लास्ट एक और डेफिनेशन जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, दिस डेफिनेशन इज कॉल्ड एज वेव नंबर। ठीक है ना, लास्ट डेफिनेशन किसकी है? वेव नंबर। वेव नंबर को म्यू बार से लिखा जाता है। ठीक है, क्या होती है? लेट से ये आपके सामने मैंने एक डिस्टेंस बना दी, 1 यूनिट डिस्टेंस, है ना। वन यूनिट डिस्टेंस है। ये जो डिस्टेंस कितनी है? 1 यूनिट। इस 1 यूनिट के अंदर जितनी वेव्स बनेंगी, इस 1 यूनिट डिस्टेंस के अंदर जितनी वेव्स बनेंगी, दैट इज कॉल्ड एज वेव नंबर। अरे सर 1 यूनिट डिस्टेंस है, 1 मीटर डिस्टेंस है, मान लो 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, उसमें जितनी वेव बन रही है, दैट इज कॉल्ड एज वेव नंबर। क्या दिक्कत है सर? गिन सकते हैं सर, क्या दिक्कत है? सर ये है 1 वेव, 1 लैम्डा, 1 वेव, फिर उसके बाद 2 वेव, 3 वेव, 4 वेव, गिनते जाओ सर। यूनिट डिस्टेंस में जितनी नंबर ऑफ वेव्स आएंगी, दैट इज कॉल्ड एज वेव नंबर। म्यू बार इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा। एक वेव लैम्डा डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो 1 यूनिट लेंथ के अंदर कितनी वेव्स बनेंगी? 1 अपॉन लैम्डा। मान लो एक पेन के 5 रुपए लगते हैं, तो 20 रुपए में कितने पेन आएंगे? 20/5। 1 सेंटीमीटर, एक जो वेव होती है वो लैम्डा डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो 1 सेंटीमीटर के अंदर कितनी वेव्स आएंगी? 1 अपॉन लैम्डा। म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा। ठीक है ना। हाँ, तो सर इसका जो यूनिट होगा, ऐसा यूनिट, इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा सर मीटर इनवर्स, है ना। लेकिन अगर आप लोग लैम्डा सेंटीमीटर में लोगे तो सेंटीमीटर इनवर्स, मीटर में लोगे तो मीटर इनवर्स, ऐसा यूनिट मीटर होता है, ऐसा यूनिट इज मीटर। भाई ये फॉर्मूले हैं जो मैं चाह रहा हूं तुम लोग ध्यान में रख लो, है ना। ये फॉर्मूले हैं जो मैं चाहता हूं आप लोग ध्यान में रखें। यस, फॉर्मूले कौन कौन से हैं वापस लिख देता हूं सारे फॉर्मूले एक बार। म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। यस, ये पहला फॉर्मूला है जो मैं चाहता हूं आप लोग ध्यान में रखें। दूसरा, म्यू इज इक्वल टू 1/t। तीसरा, म्यू बार इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा। बस ये 3 फॉर्मूले हैं, ध्यान है अगर तुम्हें, खत्म, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, कभी दिक्कत आ ही नहीं सकती। 3 फॉर्मूले हैं। एक क्वेश्चन करवाता हूं, एक क्वेश्चन करवाता हूं, देखो इस पे किस तरह का क्वेश्चन पूछेगा। देखो देखो एक बार फटाफट से, है ना। 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन आया सबसे पहले, कहता है वेव नंबर बताओ और फ्रीक्वेंसी बताओ येलो रेडिएशन का, जिसका वेवलेंथ कितना है? 5800 एंगस्ट्रॉम है। अरे तुम लोग समझ रहे हो, 5800 एंगस्ट्रॉम। अरे सर इसका मतलब लैम्डा 5800 एंगस्ट्रॉम दे रखा है। मेरे भाइयों, एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या है? एंगस्ट्रॉम का मतलब है 10⁻⁻10 मीटर। अरे सर ये तो ये बन गया 58 इंटू 10⁻⁸ मीटर। मैंने कहा हाँ बिल्कुल बन गया, क्या दिक्कत है? अरे तो सर वेव नंबर क्या होता है? मैंने कहा बेटा वेव नंबर होता है 1 अपॉन लैम्डा। हो तो सर ये तो ऐसे बन गया 1/58 इंटू 10⁻⁸। मैंने कहा हाँ बिल्कुल बन गया। तो सर इसको ऊपर भेज दूं? मैंने कहा भेज दे, 10⁸ अपॉन 58। सर अब इसको कैसे सॉल्व करें? सर इसको ऐसे कैसे, इसको कैसे सॉल्व करें? मैंने कहा बेटा ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका है, इसमें से 100 अलग कर दे। 100 इंटू 10⁻6, इस 10⁸ को 100 इंटू 10⁻6 लिख सकता है? बिल्कुल लिख सकता हूं। 100/58। सर ये जो वैल्यू आएगी 1 पॉइंट कुछ समथिंग इंटू 10⁻6 मीटर आएगा इनवर्स। बताइए। यस यस, अरे क्या मैं सही कह रहा हूं? बोलो तो सही, क्या मैं सही कह रहा हूं? बोलो बोलो। सर फ्रीक्वेंसी आ गई और मेरे से सॉरी म्यू बार आ गया, दूसरा पूछा फ्रीक्वेंसी। अरे सर फ्रीक्वेंसी क्या होती है? सी अपॉन लैम्डा। यस, 3 इंटू 10⁸। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लें क्या? एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लेते हैं सर। 100 डिवाइडेड बाय 58 कितना आ रहा है? 1.72, है ना। लिख देते हैं 1.72, ये आ गया 1.72। और ये लैम्डा हमारे पास है 58 इंटू 10⁻⁸। यस, तो सर ये कितना हो गया? ये हो गया 3 इंटू 10⁻16 डिवाइड बाय 58। इसको भी क्या करूं मैं? इसको ऐसे लिख देता हूं 300 इंटू 10⁻14 डिवाइड बाय 58। यस, 300 को मैं डिवाइड कर देता हूं 58 से। सर ये वैल्यू आ जाएगी 5.7172 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। बताइए है कोई दिक्कत इसमें? इस पे जो भी क्वेश्चन आएगा ना एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा,
सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड, कुछ ऊपर नीचे नहीं पूछेगा, है ना, कुछ भी ऊपर नीचे नहीं पूछेगा। जैसे मान लो ये 2024 में क्वेश्चन आया, सेम क्वेश्चन, ये तो यही वाला है, वेव नंबर आपसे पूछा था, फ्रीक्वेंसी जो है, वेवलेंथ जो है वो इतनी दे रखी है, और आपसे वेव नंबर पूछ लिया। होमवर्क, यस होमवर्क, ये सारे क्वेश्चंस आपके होमवर्क हैं, है ना, ये सारे क्वेश्चंस आपके होमवर्क हैं। एक आधा क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लूंगा, है ना, एक आधे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और ये वाला देखो, इसकी मैं बात कर रहा था, जो 2024 जेईई मेंस में पूछा गया था ना, वो ये वाला क्वेश्चन था, है ना, ये वाली डिस्टेंस आपसे पूछी थी। ठीक है, तो ये आपके होमवर्क हैं, इनको करिएगा बेटा अच्छे से। यस, और आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे, ये आपका होमवर्क है। आज आपको कोई डीपीपी नहीं मिलेगी, है ना, क्योंकि आज कुछ बहुत ज्यादा हमने नहीं पढ़ा है। रिवीजन आपको अच्छे से करना है, ठीक है भाई लोग, रिवीजन आपको अच्छे से करना है, ठीक है ना, रिवीजन आपको अच्छे से करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये आपके सामने एक छोटी सी चीज है, यस, ये आप लोग इसको देख सकते हो, एक टॉपर्स का किट बनाया है जेई के लिए, है ना, पीडब्ल्यू ने। इसके अंदर क्या क्या चीज है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की कुछ बुक्स हैं, 10 साल के सॉल्व पेपर्स हैं, कुछ क्वेश्चन है डिजिटल फॉर्म में, मोटिवेशनल पोस्टर्स हैं, टेस्ट सीरीज आपको मिल जाती है, और कुछ गाइड्स आपको मिल जाती है, एआई स्ट्रेटजी गाइड्स। फाइनल जो कॉम्बो प्राइस है वो आ रही है 1299 रुपए। इंडिविजुअल लोगे तो 2199, कॉम्बो लोगे तो 1299, ठीक है ना। तो ठीक है, वो आप लोग देख लेना। अगर आप लोगों को मॉड्यूल्स प्लस ये सब कुछ चाहिए, बुक्स वगैरह और ये सब कुछ चाहिए, है ना, हैंडबुक वगैरह, तो आप लोग यहाँ जा सकते हो। मेरी तरफ से आप सब लोगों को थैंक यू सो मच, है ना, धन्यवाद आपका बहुत बहुत कि आप लोग आए इस क्लास के अंदर। और एडवांस क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, है ना, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, अगली क्लास में डिस्कस कर लूंगा, है ना, या फिर मैं इसका होमवर्क डिस्कशन बना के भेज दूंगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, डन। नेक्स्ट क्लास भी काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर हम लोग वेव नेचर और पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, और बहुत कुछ अच्छी अच्छी चीजें हम लोग सीखेंगे, है ना। यहां पर हमने वेलोसिटी की जगह सी क्यों लिख दिया, ये भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन, एक छोटा सा हेल्प है जो मैं आप लोगों से चाहता हूं, है ना, वो हेल्प ये है कि अपनी जो क्लासेस हैं उनकी जो टाइमिंग्स है वो हो चुकी है 15 मिनट्स कम, है ना, 15 मिनट कम हो चुकी है। आप सब लोगों को पता है 1 घंटे 30 मिनट की क्लास होती है ना, और जब क्लास 1 घंटा 30 मिनट है तो थोड़ा सा आप लोगों की हेल्प इस सेंस में मुझे चाहिए होती है कि यहां हम लोग बहुत ज्यादा बातें नहीं कर सकते, क्लास में बहुत ज्यादा हम लोग टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है, हमें थोड़ी सी सीरियसनेस दिखाने की जरूरत है क्लास के अंदर। यस, मैं आप लोगों से चाहूंगा कि जो स्पैम हो जितना कम हो सके उतना आप लोग करिए, नहीं तो मेरे पास जो दूसरा ऑप्शन बचता है वो ये होता है कि मैं आप लोगों की चैट बंद कर दूं। चैट बंद करना मुझे थोड़ा सा पर्सनली अच्छा नहीं लगता, है ना, वो सबकी इंडिविजुअल चॉइस होती है हालांकि, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि आप अपनी बात कह पाए, बात कहोगे तो मुझे दिखाई भी देगा स्क्रीन के ऊपर, लेकिन स्पैमिंग अगर जितनी कम होगी हमारी क्लास का माहौल उतना अच्छा होएगा। और मुझे पता है कि अब इस क्लास के अंदर सिर्फ वही बच्चा बचा है जिसको एक्चुअली पढ़ना है, क्योंकि अब लगभग 1.5 महीने से ज्यादा टाइम हो चुका है ना, और जो मैक्सिमम ऐसा बच्चा जो इस एग्जाम के लिए सीरियस नहीं था वो भाग चुका है। अभी 2.0 भी स्टार्ट हो चुका है ना। जिन बच्चों को फिजिकल केमिस्ट्री में मेरे से दिक्कत थी, इस मास्टर का नहीं समझ में आता, वो कहीं और 2.0 में शिफ्ट हो चुका होगा। इस क्लास में वही बच्चा बचा है जिसको या तो मेरे से पढ़ना है या फिर जो सीरियस है इस एग्जाम के लिए, वही बच्चा बचा है। तो अब थोड़ा सा अगर आप लोग हेल्प कर पाए तो हमारा डिले नहीं होगा सिलेबस में, क्योंकि मैं आपको बताऊं जो लेक्चर प्लानर दिया गया है वो 1 आवर 45 मिनट्स के अकॉर्डिंग लेक्चर प्लानर दिया गया है ना, कि हर क्लास 1 आवर 45 मिनट्स की होगी। लेकिन झोल हो गया, झमेला हो गया, क्लास कर दी 1 घंटे 30 मिनट की, लेक्चर प्लानर बना हुआ 1 घंटे 45 मिनट से। अब हमें क्या करना पड़ रहा है कि थोड़ा सा अगर हम लोग क्लास में अगर स्पीड ना भी बढ़ाएं और क्लास का टाइम हम लोग अच्छे से यूटिलाइज कर लें तो उस 15 मिनट के गैप को थोड़ा बहुत कम किया जा सकता है ना। नहीं तो फिर आपको दिखेगा कि सर ये लेक्चर 15 लेक्चर में होना था, आपने तो 18 लेक्चर ले लिए। अरे 18 लेक्चर हो गए क्यों? क्योंकि लेक्चर प्लानर 1 आवर 45 मिनट्स के अकॉर्डिंग बना था और हमारी क्लासेस हो रही है 1 आवर 30 मिनट्स के अकॉर्डिंग, तो वो 2-3 लेक्चर बढ़ गए ना अपने आप ही, क्योंकि क्लास की ड्यूरेशन कम हो गई। समझ रहे हो? तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है। और वरना क्या होएगा, फिर मैं एक्स्ट्रा क्लास लूंगा, है ना। एक्स्ट्रा क्लास थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लग रहा अभी इतना जल्दी की एक्स्ट्रा क्लास लेना। दूसरी चीज अपने साथ ये भी दिक्कत है कि अपनी क्लास आती है बिल्कुल बीच में, है ना, 2 क्लासेस के बीच में अपनी क्लास।
तो जब क्लासेस के बीच में क्लास है तो साला ना मैं सेशन को बढ़ा सकता ना कुछ और कर सकता, जितना टाइम है उसी में मुझे करना पड़ेगा। अगर मेरे पास लास्ट क्लास होती तो मैं अपना ड्यूरेशन थोड़ा लास्ट क्लास 10-15 मिनट एक्स्ट्रा कर देते, लेकिन वो भी हमारे पास लिबर्टी नहीं है ना। तो मैं आप लोगों से चाहूंगा थोड़ा सा आप लोग क्लास का जो माहौल है उसको अच्छा बनाए रखें, ठीक है ना। ये मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट रहेगी, क्योंकि फायदा आप ही का है, उसमें डिले आपका नहीं होगा, है ना, सब कुछ अच्छा चलेगा। नहीं तो क्या होता है, डिले को कवर करने के लिए मुझे या तो एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ेगी या क्वेश्चंस में कुछ काट छांट करनी पड़ेगी, जो मुझे एक्चुअली अच्छा नहीं लगता खुद से ही, है ना, कि यार मैं कुछ क्वेश्चंस कम करवाऊं, ठीक है ना। और सब आप लोग समझदार हो यार, आप लोग, है ना, इस एग्जाम की सीरियसनेस को समझते हो, तो आप लोग हेल्प करोगे, मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है, ठीक है। चलो फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट सेशन में आपसे वापस मुलाकात होगी। सारे लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और पढ़ाई जरूर करते रहें, क्योंकि काम पढ़ने से चलेगा, सिर्फ